PPSC 141 141 गांधी और समसामयिक विश्व, थर्ड ईयर BA स्टूडेंट के लिए रहेगी। और साथ में जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, उनके लिए भी ये बुक रहेगी। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, चाहे आप BEG में हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस चाहे ऑनर्स में हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए बुक सेम ही रहने वाली है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरा बुक है, और इस पूरी बुक में खास तौर से हम लोग महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी, या उनके बारे में खास तौर से सारी चीज़ें इसमें बताई गई। अगर आप इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो इस बुक में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको इसमें 4 ब्लॉक दिए गए हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक दिए हैं और टोटल 14 यानी 14 चैप्टर हैं। ठीक है, और 14 के 14 चैप्टर को देखेंगे, और ख़ास तौर से ये भी मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे। ठीक है, और थोड़ा इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का आखिर विचार क्या था, आखिर व्यू क्या था, हर एक चीज़ पर लेकर उनका व्यू क्या है। ठीक है, देखिएगा एक एक चैप्टर करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक एक चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 रहेगा, मैं आता हूँ। जैसे गांधी के बारे में चैप्टर नंबर 1 है, मोस्टली उन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, गांधी जीवन और कला। पहले चैप्टर में खास तौर से महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, महात्मा गांधी अगर बोलूं तो भारतीय राजनीति में एक बड़े लीडर आप कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि जो आदमी जिसको भारत के लोग शायद ज़्यादा जानते भी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी का जो पूरा जीवन है वो आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में बीता, या इंग्लैंड में वो उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर आप देखोगे तो वकील हैं, जिसको हम बैरिस्टर बोलते हैं, उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर रखी थी, और इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए थे। और इंग्लैंड से जो वकालत पढ़ कर के आते हैं तब भारत में कई जगह पर वकालत करने जाते हैं, लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की वकालत भारत में चलती नहीं है, बल्कि कई जगह पर जब वकालत करने के लिए गांधी खड़े होते हैं तो ये बोल नहीं पाते हैं, इनके कई बार पैर कांप जाते हैं, कई बार बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि इनको एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। और दक्षिण अफ्रीका में अगर देखोगे आप, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप सबको पता कि भारत में भाई अंग्रेज सरकार है, अंग्रेजों का शासन है, जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ है पूरी जो है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो दक्षिण अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका जो है, वहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन है, यानी वहां पर भी अंग्रेजी सत्ता है, वहां पर भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शोषण और दमन कर रहे हैं। इसलिए कह सकते हो कि महात्मा गांधी भारत में जरूर नहीं थे, भारत के लोग गांधी को जानते नहीं थे। अगर मैं बोलूँ 1915 तक अगर कह सकते हो, जब तक अगर बिहार में चंपारण में जब तक जाते नहीं हैं, चंपारण से पहले गांधी को इस देश में कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, यानी लाइमलाइट में, यानी कह सकते हो कि एक गांधी ऐसा नाम है जो भारत में रातों रात चमक जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि रातों रात कह सकते हो जिनकी किस्मत बदल गई है, मेरे हिसाब से अगर बोलोगे कि रातों रात जो व्यक्ति चमक गया। रीजन ये था कि गांधी पढ़े लिखे जरूर थे, एक ठीक ठाक परिवार से थे, सबको पता होगा कि पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, एक गुजराती परिवार में इनका जन्म हुआ है, और वहीं से जाते हैं कि इंग्लैंड में जाकर के वकालत की पढ़ाई करते हैं। वकालत की पढ़ाई करके जैसे इंडिया आते हैं तो यहाँ पर वकालत कई जगह पर इन्होंने, अगर मैं बोलूँ जैसे मुंबई में इन्होंने वकालत करने का प्रयास किया तो वकालत मुंबई में चली नहीं। बताया जाता कि वो जज के सामने बोल नहीं पाए, यानी इनका जो वकील था जिसका केस लड़ रहे थे बेचारे बोल नहीं पाए, फिर अपने घर लौट जाते, वहां पर भी इनकी वकालत चलती नहीं है। अचानक क्या होता है, एक इनको मुकदमा मिलता है जिसके सिलसिले में इनको अफ्रीका जाना पड़ता है। वहां पर जाकर के काफी बेहतर काम करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, और लंबे समय तक आप लोग सकते हैं लगभग 20-22 साल तक अगर आप देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका में वो रहते हैं। और वहां पर जो भारतीय लोग भी रहते, आप सबको पता कि दक्षिण अफ्रीका में भारत से भी काफी लोग जाते थे, और अंग्रेज सरकार दक्षिण अफ्रीका में भी थी। तो ये कह सकते कि गांधी अंग्रेजों को जानते अच्छी तरीके से थे, लेकिन भारत में नहीं वो जानना, लेकिन अंग्रेजों के साथ उनको टैकल कैसे करना है, और अंग्रेजों के साथ कैसे अंग्रेजी की मेंटेलिटी क्या है, अंग्रेजों की मानसिकता क्या है, इसको गांधी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते थे। ठीक है, देखो एक चीज मैं बता दूं, गांधी को भारत में तो कोई जानता नहीं था, लेकिन गांधी कब आते हैं, 1915 में आते हैं। एक चीज मैं बता दूं, गांधी जब आते हैं उस समय एक चीज आप चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व चल रहा था, और गांधी कोई जानता नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। गांधी जब 1915 में आते हैं और पता क्या बोलते हैं, गांधी कहते हैं कि
क्योंकि अंग्रेज के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल रखा था कि एक काम करो, गांधी से बोला हो भाई, इनसे बात हुई थी, कह सकते हो कि इनसे बोला गया था कि काम कीजिए कि आप जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाएं, ब्रिटेन की सेना में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, अंग्रेजों को सैनिक की जरूरत थी। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई सारे लोग भारतीय, इन्होंने आह्वान किया है, बिल्कुल रिटर्न में है, गांधी ने भारतीय लोगों से बोला कि आप सभी लोग ब्रिटेन की सेना में शामिल हों, और बल्कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से भारत भाग लेगा। कहने बोला कि वो भारतीय लोगों कह रहे थे कि आप ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाएं, ठीक है, ऐसी बातें करते, क्योंकि गांधी को लगता था कि अगर हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, अंग्रेजों की मदद करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अंग्रेज जो है हमको आजाद करके चले जाएंगे। और इस चक्कर में ब्रिटेन की जो संसद होती है गांधी को टाइटल तक दे देती। आप सबको पता है कि गांधी को अंग्रेजों ने टाइटल भी दे रखा था, उपाधि भी इनको मिली है। और देखो, गांधी को इंडिया में कोई जानता नहीं था। अगर गांधी विदाउट टाइटल के होते या वैसे चले आते तो बड़ी समस्या होती। यानी कह सकते गांधी आए तो जरूर हैं, लेकिन एक तरफ कह सकते कि अंग्रेजों के थोड़े सपोर्टर शुरू में दिखाई पड़ते हैं। रीजन है कि गांधी को लगता था कि इंडिया में मुझे कोई जानता नहीं है। एक बात बताओ, अगर तुमको कहीं कोई जानता नहीं है, लेकिन आपको अचानक कोई टाइटल मिल जाए या कोई उपाधि मिल जाती है, तो उनके लिए बड़ा सटीक हुआ। और इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण। देखो, जब ये अपने राजनीतिक गुरु से मिलते हैं 1915 में जब आए, तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो गांधी, तुम पहले एक काम करो, तुम भारत में घूमो, नहीं तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ भारत में, देखो भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोगों की समस्या क्या है या प्रॉब्लम क्या है। और लगभग गांधी अगर देखोगे तो लगभग 1 साल तक इंडिया में घूमते हैं, भारत में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और भ्रमण करने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि साबरमती के पास ही, जो शायद साबरमती जो है उस आश्रम की, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्रम की, उन्होंने स्थापना की है। और उसी के बाद क्या होता है कि जब 1915 में लगभग 1 साल इंडिया में घूमते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक एक बार क्या होता है कि बिहार के कुछ लोग, बिहार के आप कह सकते हैं कि उस समय बिहार में तिनकटिया पद्धति चलती थी। अंग्रेज भैया कहते हैं कि नील की खेती करनी है, और नील की खेती के लिए इनको अगर राजकुमार शुक्ला, कुछ अगर आप देखो कांग्रेस के काफी लीडर हैं बिहार में, खास तौर से नाम है, व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी को काफी अच्छी तरीके जानते थे। राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी को इनवाइट किया था कि आप चंपारण आइए और हमारी बात उठाइए। और गांधी चंपारण पहुंचते हैं, और चंपारण जब गांधी आते किसानों को लेकर के, कि बिहार में जो अगर आप देखेंगे जो आंदोलन होने वाला है, चंपारण जो सत्याग्रह है, जो गांधी सत्याग्रह करेंगे, खास तौर से तिनकटिया पद्धति का। देखो क्या होता था, आप सबको पता कि जब नील की खेती की जाती है ना भैया, जहां पर नील बोया जाता है ना, वहां पर कुछ समय के बाद फसल ही नहीं होती है, खेत बंजर हो जाता है, खराब हो जाता है। और एक प्रकार से नील क्या होता है, नील जो ब्रिटेन था ना, वहां पर आप सबको जो कपड़ों में नील दी जाती है, उस नील की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो नील होती थी, अंग्रेजों ने भाई कंपनी लगा रखी है, तो वहां पर नील दिया जाता था। इसलिए अंग्रेज है भारतीय लोगों से कह सकते हो कि जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और एक प्रकार से नील की खेती को लेकर के या तिनकटिया पद्धति को लेकर पूरा मामला था। महात्मा गांधी कह सकते हैं राजकुमार शुक्ला के बुलाए पर महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, और चंपारण में एक सत्याग्रह चलता है, और कह सकते हैं वहां पर किसानों की जीत हो जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर एक कमेटी बनी थी जिसमें महात्मा गांधी थे, और लास्ट में कह सकते हैं किसानों की जीत हुई। और गांधी को वहां का जो अगर देखोगे, जैसे आज हम डीएम बोलते हैं, जिलाधिकारी है, गांधी को कई बार धमकी भी देता है कि मैं तुमको देख लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन गांधी इस चीज को सुनते नहीं। देखो एक चीज है, गांधी को जब टाइटल मिलता है, अंग्रेजों का टाइटल मिला, वो इनके लिए बड़ा फायदा होता है। अभी मैं बताऊंगा, इस टाइटल को बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने इस चीज का फायदा बड़ा उठाया है गांधी ने। क्योंकि गांधी बड़ा कह सकते हो कि गांधी हमें दिखते जरूर है, लेकिन बहुत चतुर आदमी हैं। अब मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि बहुत, यानी कह सकते हैं कि प्लानिंग के साथ पूरे वो भारत में एंटर किए हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है उनकी, ठीक है। देखो टाइटल मिला है, एक बात बताओ मेरी बात को, अगर कोई सामान्य व्यक्ति जाकर के आंदोलन करता, तो जिस व्यक्ति को अंग्रेजों ने खुद, उसकी संसद ने टाइटल दे रखा है, इसलिए कह सकते हैं उनको जो टाइटल मिला था, इससे क्या हुआ कि गांधी को कोई ऐसे पकड़ कर के जेल में नहीं डाल सकता था। अरे भैया एक बात बताओ, ऐसे गांधी को कोई टाइटल नहीं मिलता, गांधी को कोई जानता नहीं, तो चंपारण गए थे, चंपारण में पकड़ करके जेल में डाल दिया था, गांधी सड़ जाते, कोई जानता नहीं जिंदगी भर। समझ रहे हो? तो बड़ा इनको फायदा मिला इस चीज का। और भैया मेरे जब इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया और एक प्रकार से वहां पर किसानों की जीत होती है, तो गांधी कह सकते, गांधी का नाम काफी चमक गया। 1617 में आप कह सकते चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद अगर आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। खेड़ा में अगर देखो, खेड़ा गुजरात का इलाका है,
ठीक है। खेड़ा में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी क्या थी, वहां पर प्लेग बीमारी है, वहां पर क्या हो गई थी, खेड़ा में जो फसलों को लेकर के बात की गई थी, ठीक है, जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी और फिर भी किसानों से राजस्व लिया जा रहा था। तो खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। और फिर एक और सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, खास तौर से गांधी के 3 छोटे छोटे आंदोलन, कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। इन तीनों में महात्मा गांधी ने छोटे छोटे आंदोलन किए और कह सकते हैं तीनों सफल हो जाते हैं। क्या होते हैं, तीनों महात्मा गांधी जो आंदोलन थे बिल्कुल सफल हो जाते और कह सकते हैं कि गांधी यहीं से पूरे इंडिया में फेमस हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस में, बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस का एक कह सकते हैं कि इनको बड़ा फायदा मिलता है। एक चीज मैं बता दूं, गांधी आते हैं तो भारत में एक चीज और है, भारत में अगर देखोगे आप सबको पता कि 1985 में कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस में भी 2 ग्रुप बन गए थे, एक तो नरम दल था, एक तो गरम दल था। आप सबको पता कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है, क्योंकि 1905 में बंग भंग आंदोलन है, बंगाल आंदोलन चलता है। लेकिन आगे चल करके जब कांग्रेस में 2 ग्रुप है, एक तो नरम दल है, दूसरा गरम दल है। तो कांग्रेस में एक यानी वैक्यूम बहुत था भारतीय राजनीति में। यानी कह सकते हो कि महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, वैक्यूम बहुत। वैक्यूम का मतलब समझते हो, यानी खाली जगह थी और उस खाली जगह को गांधी पूरा फिलअप कर देते हैं। और कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में ऐसा उभरता हुआ नाम बनता है और ऐसा व्यक्ति आता है कि जो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को कह सकते हो कि अपने नाम पर या अपने उसके नाम पर पूरा आंदोलन खड़ा होगा, कह सकते हो। आगे चल करके हम इनके आंदोलनों को भी डीपली में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि भारत में इन्होंने क्या संघर्ष किए, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसी पर आता हूं। देखो 3 आंदोलन हुए छोटे छोटे, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल हो गई। अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में प्लेग बीमारी फैल जाती थी। जो कंपनी के जो वर्कर होते थे उनको बोला जाता भैया प्लेग फैल गया, तो कंपनी वाले छोड़कर, इसलिए उनको बोला कि आपको हम वो देंगे, एक्स्ट्रा बजट देंगे, वो नहीं दे रहा, इसलिए वहां पर हो गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे ये चलता है। देखो महात्मा गांधी ने जब 3 आंदोलन किए, महात्मा गांधी के जब 3 छोटे छोटे आंदोलन, उसके बाद पता क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लोग, आप सबको पता कि उस समय एक खलीफा वर्ड है, खलीफा एक राजनीतिक गुरु होता है, ठीक है। तुर्की का जो सुल्तान होता था या तुर्की में एक राजनीतिक गुरु होता था जिसको क्या बोला जाता था, खलीफा। खलीफा क्या होता है, एक इस्लामिक गुरु आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। या जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से, और मुस्लिमों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से नेता या लीडर था, धार्मिक नेता में अगर आप कह सकते, खलीफा की उपाधि थी। और अंग्रेजों ने बोला था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर मित्र देश जीत जाएंगे तो हम खलीफा की जो पोस्ट है उसको खत्म कर देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि भारत के जो मुसलमान थे उनका एक जुड़ाव था खलीफा के प्रति। और जो खिलाफत आंदोलन है एक प्रकार से कैसा आंदोलन है, एक प्रकार से अगर देखोगे तो धार्मिक आंदोलन है। यानी कह सकते हैं कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, ठीक है। किसकी आस्था से जुड़ा मामला, भारतीय जो किसान, उनके अर्थ से जुड़ा हुआ मामला हमें दिखाई पड़ता है। वहां पर जो मैंने आपको उपाधि की बात की थी, आप लोग उपाधि का नाम याद रख लें, जो अंग्रेजों के जरिए महात्मा गांधी को दी गई थी, क्या है, केसर ए हिंद, केसरी हिंद या केसर ए हिंद, इस उपाधि को नाम को दिया गया है। जिसको क्या दिया था, अंग्रेजों ने ही महात्मा गांधी को इस उपाधि को दे रखा था। इस उपाधि का नाम आप जरूर लिखेगा, जिसको महात्मा गांधी की उपाधि मिलती है। और बाद में महात्मा गांधी इस उपाधि को जब असहयोग आंदोलन चलेगा तो उसमें छोड़ भी देंगे, अंग्रेजों ने इनको प्रदान कर रखा था, ठीक है। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के अब आंदोलन को पढ़ते हैं। शुरू में महात्मा गांधी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चंपारण सत्याग्रह किया, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा जो है अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। इन 3 छोटे छोटे उनके आंदोलन रहे, संघर्ष रहे, जिसको हम छोटे आंदोलन थे। उसके बाद महात्मा गांधी का जो पहला बड़ा आंदोलन जो उन्होंने भाग लिया वह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि खिलाफत उन्हें कह सकते कि मुस्लिमों के द्वारा, यानी भारतीय जो मुस्लिम थे उनके जरिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें वो कहते थे कि जो खलीफा का पोस्ट है उसको समाप्त ना किया जाए। एक प्रकार से कह सकते हो कि जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी इस खिलाफत आंदोलन से भी जुड़ते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि भारत में आंदोलन तभी सफल होंगे जब हिंदू और मुसलमान एक साथ आएंगे। तो कह सकते हो कि दूसरा, मुस्लिम जो लोग थे उनको भी लगता था कि हमें एक ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए जो
ताकि वो आंदोलन एक प्रकार से ना लगे कि भाई वो सिर्फ मुसलमान आंदोलन चल रहे हैं। महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं और खिलाफत आंदोलन के मंच पर जाते हैं, वहां पर भाषण भी देते हैं। और महात्मा गांधी ने क्या बोला कि जब वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, बोला कि अगर खिलाफत की मांगों को नहीं माना गया, क्या बोला हूं, ध्यान सुना, अगर खिलाफत की मांगों को नहीं माना गया तब हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। यानी 1919 में खिलाफत आंदोलन में जाते हैं और खिलाफत आंदोलन के मंच से ही गांधी ने बोला था कि अगर अंग्रेजों ने खिलाफत की मांगों को नहीं माना तो हम क्या करेंगे, अंग्रेज खिलाफ क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। और कह सकते हैं कि 1920 से ही कह सकते हैं कि बाद में अंग्रेजों खिलाफत की मांगों को नहीं मानते हैं और बाद में कहते हैं कि महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन जो उठता है, उनका जो पहला बड़ा आंदोलन उसको हम क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। यानी गांधी का कहना था कि अंग्रेज जो भारत में सरकार चला रहे हैं वो हम उनको सहयोग करते हैं, हम उनको मदद करते हैं, तभी वो हम क्या कर रहे हैं कि भारत में सरकार को चला रहे हैं। इसलिए उन्होंने भारतीयों से बोला कि आपको किसी प्रकार का अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। यानी उन्होंने किसानों को बोला भैया कि तुम लोग लगान देना बंद कर दो, जो पढ़ाई पढ़ते थे बच्चे उनको बोला कि तुम लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दो। जिन लोगों ने अंग्रेजों को उपाधि दे रखी थी बोला कि तुम भैया सारे लोग अपनी उपाधि वापस कर दो। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे उनको बोला था तुम लोग नौकरियों से रिजाइन दे दो, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लोगों से बोला था कि 1 साल में हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, यानी अंग्रेजों को हम क्या करेंगे, यहां से भगा देंगे। यानी 1920 से लेकर के 1922 तक कौन सा आंदोलन चलता है, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी का पहला बड़ा मूवमेंट है। यानी इसमें कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अंग्रेजों का हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, उनकी मदद नहीं करनी, हमें टैक्स नहीं देना, हमें लगान नहीं देना, हमें स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है, हमें सरकारी नौकरियां नहीं करनी। इस प्रकार के महात्मा गांधी ने पूरे देश से क्या किया, आह्वान किया था। और कह सकते हैं कि पूरे देश में यह आंदोलन चलता है और बढ़ चढ़ कर लोग इसमें भाग लेते हैं। लेकिन कह सकते हो कि जब आंदोलन धीरे धीरे लंबा चलता है और 1 साल से ज्यादा समय बीत जाता है और स्वराज प्राप्त नहीं होता है तो यह आंदोलन धीरे धीरे क्या मंदा पड़ रहा था। अचानक क्या होता है कि इसी असहयोग आंदोलन में एक दुर्घटना हो जाती है। आप सबको पता कि 22 फरवरी 1922 को, सॉरी 5 फरवरी डेट है, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि इसमें एक हिंसक घटना हो जाती है। सबको पता है चोरा चोरी की जो घटना है, थोड़ी डेट शायद अगर मेरे से मिस हो रही होगी तो मैं डेट निकाल करके बोल देता हूं आपके लिए, ठीक है। यह असहयोग आंदोलन की जो डेट है बता देता हूं आप सबको, ठीक है भाई, डेट, ताकि उसमें गलत ना होने चाहिए ना, कि कई बार रह जाता है, ठीक है। बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। ये जो असहयोग आंदोलन जो होता है इसको बाद में क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता। वापस लेने का रीज़न यही था कि यहाँ पर एक हिंसक घटना घट जाती है और वह हिंसक घटना से क्या होता है कि महात्मा गांधी इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि बाद में वो अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ही ले लेते हैं, यानी उसको वापस कर दिया जाता है। देखो 5 फरवरी 1922 को ही, 5 फरवरी है, ठीक है, 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी स्थान पर एक हिंसक घटना घट जाती है। क्योंकि वहां पर क्या था, एक जो भीड़ थी, भीड़ ने क्या कर दिया भैया, एक पुलिस छावनी थी, उस पुलिस छावनी में आग लगा देती है और महात्मा गांधी पूरा असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। और कह सकते हैं कि 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, जिन पर राजद्रोह और का मुकदमा चला जाता है। तो महात्मा गांधी को लिए 5-6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं भारत में आंदोलनों का एक आंदोलन चलता है जिसको हम साइमन कमीशन या नमक सत्याग्रह बोलते हैं। थोड़ा मैं साइमन कमीशन वाला का थोड़ा मैं आपको बता दूं, आखिर ये साइमन कमीशन है क्या। देखिएगा, अंग्रेज जो थे वह भारत में नियम कानूनों को बनाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने एक कमीशन भेजा कि भारतीय लोगों के लिए कैसे नियम बने, कैसे कानून बने। इसलिए कह सकते हैं कि साइमन कमीशन आया था, ठीक है। इसमें है सर साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन जो थे वो क्या थे, वो भारत में अंग्रेज संवैधानिक सुधार करना यानी नियम कानून बनाना। इसलिए साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक दल भेजा जाता है जिसका भारत में विरोध होता है। विरोध इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के लोग कहते हैं कि जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, इसमें सारे अंग्रेज है। भाई भारत के लिए तुम कानून बना रहे हो और उसमें किसी भारतीय लोगों को तुमने तो शामिल नहीं किया है, तो एक कैसा कमीशन है, इसका विरोध होता है। और बाद में कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दिसंबर 1928 के इसका जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है तो ये कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये जब साइमन कमीशन वाला पूरा मामला चलता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक प्रकार से यहाँ पर हिंसा, झड़पें, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और साइमन कमीशन को ही लेकर के
कह सकते कि ये जो खास तौर से हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र करते हैं। जलियांवाला हत्याकांड जो होता है, क्योंकि जब साइमन कमीशन चल रहा था, वहां पर साइमन कमीशन जब आंदोलन चल रहा, वहां पर दो नेता हैं, ठीक है, दो पंजाब के नेता थे, किचलू और डॉक्टर किचलू, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आप लोग इस बार जरूर देखिएगा। उन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं दो लीडरों के लिए क्या है कि जो कह सकते जो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया था। वहां पर एक सभा चल रही थी और उस सभा पर सबको पता कि वहां पर जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी थी। और कह सकते जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी भर्त्सना भी की जाती है, इसकी आलोचना भी की जाती है। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। किससे रिलेटेड है? जलियांवाला बाग हत्याकांड साइमन कमीशन से ही रिलेटेड है। और साइमन कमीशन जब का विरोध होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इससे कह सकते देश में बड़ा माहौल खराब होता है और अंग्रेजों के प्रति एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे देश में गुस्सा और सब तमाम तरह की चीजें बढ़ती हैं। उसके बाद आप सबको पता है कि महात्मा गांधी आगे चल करके एक आंदोलन करते हैं जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब विनय पूर्वक की गई, यानी अंग्रेज जो है जो करेंगे हम उसको मानेंगे नहीं, यानी आज्ञा जो देंगे हम उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं नमक सत्याग्रह से भी रिलेट करता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि जो नमक है, नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, यानी भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते। आप सबको पता था कि महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ जाकर के नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए, ये तीसरा बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी का जो रहा, साइमन कमीशन या नमक सत्याग्रह। उसके बाद जो गोलमेज है, देखो गोलमेज जो सम्मेलन है वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से थोड़ा रिलेट करता है, उसी टाइम का ही बात है, ठीक है। देखो गोलमेज क्या है कि गांधी इरविन में एक समझौता होता है। इरविन कौन है? जो यहाँ का वायसराय था। इरविन क्या था? वायसराय है भारत में, ठीक है। अंग्रेजों ने भेज रखा कि भैया यहाँ पर तुम सरकार होता, लेकिन यहाँ पर इरविन को लेकर के महात्मा गांधी यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिए। तो गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा समझौता है? गांधी इरविन समझौता है, होता है। और अंग्रेज गांधी को बुलाते हैं, किसके लिए बुलाते हैं कि भाई भारत के लिए हमें नियम कानून बनाना। 1935 का जब वोट आएगा, आपने पढ़ा होगा ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो उस एक्ट को बनाने के लिए इनको बुलाया जाता महात्मा गांधी को। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी जाते ही नहीं, दूसरी बार महात्मा गांधी जाते हैं। तो सब गोलमेज जो सम्मेलन होता है बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, अगर मैं मेरे हिसाब से देखो। लास्ट में गांधी जाते हैं लेकिन वो सफलता उसको नहीं मिलती नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने ही किया था। अरे जो गांधी इरविन समझौता, इसी में एक एंगल आता है जो आप सबने सुना कि भगत सिंह को लेकर जो पूरा एंगल है, जो भगत सिंह को लेकर एंगल है, इसी पर टाइप का गांधी इरविन समझौते में ही था कि जितने राजनीतिक कैदी हुए हम उनको छोड़ देंगे। राजनीतिक कैदी मतलब समझते हैं, यानी जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा था उनको छोड़ दिया जाएगा। और भगत सिंह पर राजनीतिक मुकदमा नहीं था, बल्कि एक आतंकवादी का मुकदमा चल रहा, इसलिए कह सकते हैं इस जो गांधी इरविन जो पैक्ट है जो हुआ था, इसमें भगत सिंह को छोड़ा नहीं जाता है। और बाद में आप सबको पता है भगत सिंह की जो फांसी दी जाती है, इसी के बीच की घटना है। अगर आप वैसे मैं बता दे रहा हूँ, बुक में तो इन्होंने बात नहीं करके, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये उसी गोलमेज सम्मेलन के अकॉर्डिंग ही उसे आसपास की सारी घटनाएं घट रही थी इस समय देश में, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में देखो, गोलमेज सम्मेलन देखोगे तो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। 1935 में अंग्रेज भारत शासन अधिनियम लेकर के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी भारत में कैसे शासन किया जाएगा, कैसे नियम बनेगा, अंग्रेज ये पूरा कानून बनाते हैं, ठीक है। वो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आगे कह सकते हैं महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन करते हैं जिसको भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विक इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो जो क्विक इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अगर मैं इसकी बात करूं तो अंग्रेजों भारत छोड़ो इस प्रकार के नारे से शुरू होता है और महात्मा गांधी इस आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं सुनो, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा ना, तो अंग्रेजों की हालत बड़ी खराब है, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर को जीत भी जाएंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक जो अंग्रेज है मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे हैं, सबको पता है कि मित्र राष्ट्रों में शामिल है ब्रिटेन, ठीक है, जीत भी जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी की हालत बड़ी खराब। और महात्मा गांधी यहां पर आंदोलन शुरू करते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 9 अगस्त 1942 को शुरू होता है और कह सकते हैं कि बाद में इसी आंदोलन चलता रहता है। जब गांधी की पत्नी जो होती है उनकी डेथ हो जाती है, या उनके जो सचिव होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और बाद में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें अंग्रेज बड़ी लेवल पर, अगर मैं बताऊं तो बड़े लेवल पर हिंसा होती है और बड़े लेवल पर लोगों को मारा जाता है, या कई प्रकार की हिंसक घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन में हुई हैं।
ये है, ठीक है। और कई सारे लोगों, लगभग 10,000 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गांधी ने बाद में इस आंदोलन को बंद कर दिया था, लेकिन कह सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन उतना सफल नहीं कह सकते हो कि हुआ हो, क्योंकि जो पूर्ण स्वराज की बात थी, आजादी की बात थी, वो तो मिलती ही नहीं, आजादी तो मिलती नहीं। लेकिन कह सकते भारत छोड़ो आंदोलन का एक असर बहुत जाता है। और खास तौर से आप कह सकते कि अंग्रेज जो भारत को आजाद करके जाते हैं, वो कह सकते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत इतनी कमजोर हो गई है, ब्रिटेन आर्थिक तौर से इतना कमजोर हो गया था कि वो भारत पर शासन कर ही नहीं सकता था, या इस स्थिति में या इस पोजीशन में नहीं है। इसलिए कह सकते दूसरा क्या, ब्रिटेन में सरकार बदल गई है, ठीक है, वहां पर सरकार का बदलाव हो गया था। वहां पर जो सरकार आती है वह सरकार भी भारत को आजाद करने की बात करती है, सत्ता का हस्तांतरण। और यहीं पर एक चीज आती है, आप सबको कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन क्या, मैं थोड़ी बताता हूं। कैबिनेट मिशन एक प्रकार की है, भारत को अंग्रेजों ने बोला कि हम अब पावर ट्रांसफर कर देंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सत्ता है हम भारत के लोगों को सत्ता प्रदान कर देंगे। लेकिन सत्ता का जो ट्रांसफर होगा, यानी जो हस्तांतरण होगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि हम आपके लिए एक संविधान सभा बनेगी जो आपके लिए नियम कानून बनाएगी। तो संविधान सभा, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा का चुनाव किया जाता है। संविधान सभा के जितने सदस्य हैं वो सारे इलेक्टेड पर्सन है। आपको सबको पता है कि संविधान सभा जो बनती है, और बाद में जब संविधान सभा बनती है तो उसमें मतभेद हो जाता है, क्योंकि आपको पता कि मुस्लिम लीग उसमें बड़ा टंटा खड़ा कर देती है। खास तौर से जिन्ना का एक जो प्रकरण आप सब उसको जानते होंगे, दो राष्ट्र थ्योरी जो है। देखो, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान ये दो धर्म नहीं है बल्कि दो राष्ट्र हैं, और ये कभी एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए कह सकते हो कि पाकिस्तान नाम का भी एक राष्ट्र बनना चाहिए। इसलिए कह सकते हैं इसी दो राष्ट्र सिद्धांत की जो थ्योरी है, इसी थ्योरी पर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और कह सकते हैं 14 अगस्त, भारत से पहले एक दिन पहले अंग्रेजों ने पाकिस्तान को आजाद कर दिया, और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, जबकि पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और कह सकते जो संविधान सभा थी उसमें पहले पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे, बाद में संविधान सभा में ज्यादा लोग थे, 300 प्लस थे, बाद में संविधान सभा में लोग कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से अब महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के आप सबको मोस्टली पता होगा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हो 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। रीजन क्या था कि इनको नाथूराम जो गोडसे थे उन्होंने गोली मार दी थी। गोली मारने का रीजन क्या, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, क्योंकि नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी ने जो पाकिस्तान का विभाजन किया है इससे भारत बड़ा कमजोर हुआ है, और खास तौर से भारत को गांधी कमजोर कर रहे हैं, या विभाजन जो होना चाहिए था वह विभाजन गांधी का एक बड़ा रीजन, खास तौर से एक बड़ा कारण मैं इसमें बुक में बता नहीं रखा है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो भाई मेरे ना, भारत को 35 करोड़ रुपए, कितने करोड़, 35 नहीं 55 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए भारत को देना पड़ता है। किस लिए, पाकिस्तान को देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, उनका गुजर बसर करने के लिए 55 करोड़ रुपए भी देना पड़ता है। खास तौर से हमारा इतनी जगह भूमि भी चली जाती है, इसको लेकर के बड़ा विरोध होता है, और गांधी को कह सकते गांधी की इसमें हत्या भी हो जाती है। तो महात्मा गांधी की जो पूरी यानी जन्म से लेकर के अगर मैं मृत्यु तक बात करूं तो उनके खास तौर से आज इस बार जब एग्जाम होगा तो आप करना एग्जाम, इस क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन है वो, या महात्मा गांधी के संघर्ष क्या है भारत में, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकता है खास तौर से आपके चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, हेलो, नंबर 2 हमारा क्या है, गांधी की आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक। देखो भाई, गांधी जो है वो जो आधुनिक सभ्यता है, जो मॉडर्न जमाना है, इसका गांधी बड़ा विरोधी है। गांधी इसको नहीं मानते, मॉडर्निटी को, आधुनिक सभ्यता के क्या है, घोर विरोधी हैं। कह सकते हो क्या है, घोर विरोधी हैं गांधी, आधुनिकता को नहीं मानते हैं। गांधी कहते हैं आधुनिकता बिल्कुल खराब है, क्योंकि चाहे वो वेस्टर्न की आधुनिकता हो चाहे इंडिया में आधुनिकता हो, ये क्या है, ये सही नहीं है। क्योंकि आधुनिकता जो होती है हमको क्या बनाती है, हमको लालची बनाती है, हमको शोषणकारी बनाती है। यानी गांधी क्या है, गांधी कहते हैं भैया कि जो आधुनिक व्यक्ति होता है, आधुनिकता हमें क्या लगती है भाई, शोषण करना है, दमन करना है, विस्तारवाद है या साम्राज्यवाद है, इस प्रकार की नीतियां लोगों में आती हैं। यानी आदमी का क्या नैतिक पतन होता है, किसमें, आधुनिकता में। जब से आधुनिकता आई है मनुष्य का उत्थान नहीं हुआ, बल्कि जो मनुष्य है नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए महात्मा गांधी क्या है, आधुनिक सभ्यता और आधुनिकता के क्या है, कट्टर दुश्मन है, यानी इसको मानते नहीं है। ठीक है, इसको डिनाई करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। देखिएगा, गांधी की सभ्यता पर भी देखो, गांधी कहते हैं कि हमें जो सभ्यता को लेकर मैं थोड़ी बात, गांधी कहते हैं कि हमें सभ्य बनना है। सभ्य कैसे बनना, आधुनिकता वाला सभ्य नहीं बनना, बल्कि जो व्यक्ति में जो चीजें हैं उनकी बात करते हैं।
ठीक है, हमें सभ्यता की ओर जाना है। ठीक है, सभ्यता पर उनके जो विचार हैं उसको लेकर के बात करते हैं। खास तौर से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसको लेकर के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आधुनिकता को लेकर के जो आता है, देखो गांधी ने कहा कि हमें अपनी सभ्यता को खुद से दूर कर ले। देखो गांधी कहते थे कि भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, हमारी जो सभ्यता थी, हमारी जो संस्कृति थी, उससे हमने खुद को दूर कर लिया है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने हम पर विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि हम लोगों ने अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ दिया, यानी हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है। जब हमने अपनी जड़ें छोड़ी हैं, यही कारण है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। बल्कि हमें किसकी तरफ, हमें आध्यात्मिकता की तरफ लौटना चाहिए। ठीक है, जिस पर पश्चिम सभ्यता आधारित थी। यही भारत की स्वतंत्रता को खोने का आंतरिक तरीका है। वह भारतीय राजाओं के ढुलमुल रवैये की निंदा करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के लिए सैन्य शक्ति उपस्थित बढ़ाने का वह हिंदुओं और भारत के मुसलमानों के बीच दुश्मनी का हवाला देते हैं और कहते हैं इससे भारतीयों उन परिस्थितियों का निर्णय किया है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अवसर मिले। नहीं कह रहे हैं कि भारत ने जब से आधुनिकता को एक्सेप्ट किया है, जब से हिंदू मुसलमान में गतिरोध बढ़ा है, यही कारण है कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि भारतीयों की कमी है जो अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर विजय नहीं प्राप्त की क्योंकि हमने अपनी जड़ें छोड़ दी, हमने अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर, हम लोग अध्यात्म से दूर हो गए हैं। इसलिए अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया। क्योंकि हम अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर को छोड़ रहे हैं। गांधी का दृढ़ मत था, यह विश्वास था जब भारतीय सभ्यता की महानतम का एहसास करेंगे और अपनी प्राचीन जड़ों में जाएंगे तब वह गुलामी की जंजीर। गांधी कहते थे कि अगर हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, अगर हमें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है या हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो कल्चर है, जब उसमें हम लौटेंगे तभी जो हमारी गुलामी की बेड़ियां हैं तभी हम भारत को आजाद करा पाएंगे। इसलिए ऐसा है क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता की कमजोरी का दौर था जिस दौरान भारत अंग्रेजों ने गांधी कहते थे हमारा देश उसी समय गुलाम बना जब भारत में सभ्यता संस्कृति का एक कमजोर दौर चल रहा था। उस समय हम लोग अपनी सभ्यता को संस्कृति को भूल गए थे, बल्कि हम लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में ढल गए थे और हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनाया नहीं और हमने क्या किया, अपनी जड़ों को छोड़ दिया। यही कारण है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का पतन हो रहा था और अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया। यानी हमें अपनी सभ्यता संस्कृति और कल्चर की ओर लौटना है। हमें आधुनिक नहीं बनना है, चाहे वो आधुनिक सभ्यता हो चाहे किसी प्रकार की सभ्यता, उसमें नहीं, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज है, हम उसकी तरफ अगर लौटेंगे तो शायद हम भारत को आजाद करा सकते हैं। लेकिन हम आधुनिक विचारों से और वेस्टर्न कल्चर से हम भारत को कभी भी आजाद नहीं करा पाएंगे। और वेस्टर्न कल्चर के महात्मा गांधी क्या है, बहुत बड़े आलोचक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, महात्मा गांधी जो मशीनीकरण है, जो औद्योगिकरण है, इसका भी बड़ा विरोध करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं जो मशीन है, जो उद्योग है, जो मशीनीकरण है, इसकी आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं, गांधी का मानना है कि औद्योगिकरण से पश्चिम में राष्ट्रीयता, और कहते हैं कि जब भाई मशीनीकरण आता है, जब मशीन नहीं लगती है तो एक प्रकार की समाज में हिंसा बढ़ती है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं जब विकास होता है, जब तरक्की होती है, जब मशीनें औद्योगिकरण समाज जब आता है तब समाज में क्या होती है, हिंसक समाज बनता है। ठीक है, एक प्रकार से समाज में क्या होती है, आर्थिक असमानता पैदा हो गई। भाई एक बताओ, जैसे उद्योगपति है, उद्योगपति ने बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली है, मजदूर जो बेचारा कंपनी में काम कर रहा है, यानी जो जब से औद्योगिकरण हुआ है, जब से मशीनी युग आया है, इसने समाज में क्या कर दिया है, असमानता को पैदा कर दिया है। समाज में दो वर्ग बन गए हैं, एक मजदूर वर्ग बन गया है, एक पूंजीपति वर्ग बन गया है। जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, सेम उसी प्रकार से गांधी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी जो मशीनीकरण होता है वह समाज में क्या करता है, एक प्रकार से दूरियां पैदा कर रहा है। क्योंकि समाज में आर्थिक असमानता, भैया किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। क्योंकि यह जो सारी चीजें हो रही है किससे हो रही है, आधुनिकता के कारण से हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ दिया है, हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लिया। और कहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर, जो कहते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप के लोगों ने तो बहुत तरक्की की है, इतना कंपनी वंपनी लगा लिया है, लेकिन फिर भी यूरोप में शांति नहीं है। महात्मा गांधी तो कह रहे हैं ना भाई, यूरोप के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड कर तो लिया, क्यों कर लिया, इतने सभ्य तो हैं। एक बात बताओ, जो पूरा यूरोप है इतना विकसित है, इतने आगे हैं, इतने आविष्कार हो गए, इतना साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड में मर के कट गए थे सारे यूरोप के लोग।
क्या है, गांधी वही कह रहे हैं कि जो मशीनीकरण होता है, जो आधुनिकरण होता है, यह हम लोगों को क्या करता है, भ्रष्ट बनाता है, समाज में हिंसा को बढ़ाता है। क्या, जो मशीनीकरण होता है, जो औद्योगिकरण होता है, जो विकास होता है, यह समाज को हिंसक बनाता है। इंसान के मन में लालच है, ईर्ष्या है, चोरी है, इस प्रकार की भावना, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना है, दूसरे के घर को कब्जा कर लेना है, फलाने का ये ले लेना है, वो कर लेना है। यानी आदमी को जो आधुनिकता होती है क्या बनाती भैया, करप्ट बनाती है, आदमी भ्रष्ट बन जाता है। इसलिए महात्मा गांधी क्या है, जो मशीनीकरण है, जो औद्योगिकरण है, इसके क्या है, बड़े खिलाफ हैं। आधुनिकता का भी समर्थन नहीं करते हैं, औद्योगिकरण का भी समर्थन नहीं करते हैं। मशीनी युग ने क्या कर दिया है, एक प्रकार से एक मजदूर वर्ग बना दिया है, पूंजीपति वर्ग बना। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें भैया क्या, सूत काटने चाहिए, यानी खादी के कपड़े पहनने चाहिए, जो हमारे देश में बनते थे, जो हमारे देश में बनाते थे, उसके तरफ हमें क्या करना चाहिए, लौटना चाहिए। इसका क्या करते हैं, गांधी आह्वान करते हैं एक प्रकार से। यानी महात्मा गांधी क्या है, औद्योगिकरण और मशीनीकरण क्या है, खिलाफ दिखाई देते हैं। गांधी अगर देखोगे तो आधुनिक शिक्षा के आलोचक हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा में होता क्या है कि एक मास्टर आता है जो किताब खोलता है और बच्चों को पढ़ाता है। यानी आधुनिक शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर हम क्या करते हैं कि एक रटा रटाया जो ज्ञान होता है, हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। यानी बाहर से चीजें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनमें डाल रहे हैं। यानी एक क्लासरूम होता है जिसमें एक शिक्षक आता है और जो बाहरी ज्ञान होता है वह बच्चों को सिखाता बतलाता है। इससे क्या होता है कि जो आधुनिक शिक्षा है उससे व्यक्ति का जो विकास होना चाहिए था, जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पा रहा है। आधुनिक शिक्षा के क्या है, गांधी विरोधी हैं भाई मेरे, आधुनिकता शिक्षा के। गांधी कहते हैं कि हमें उस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, इस प्रकार की भावनाएं बढ़नी चाहिए। लेकिन हम शिक्षा इस प्रकार की देते हैं जो किसी ने लिख रखा है, जो सालों पहले किताबें लिखी, बुक लिखी गई, और हम बाहर से चीजों को कर रहे हैं, उनको इंपोर्ट। गांधी जो है पश्चिमी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके आलोचक हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह भारत की जरूरतों के लिए नहीं है। और गांधी कहते थे अंग्रेज भारत में इसलिए शिक्षा लेकर के आए हैं क्योंकि भारत के लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते हैं तो भैया वह कलक बनते हैं, एक नौकर बन के रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। यानी अंग्रेज भारतीय लोगों को इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि वह भारतीय लोगों का फायदा उठा सके, उनको कलर्क बना सके, उनसे काम करवा सके, इसलिए करें। क्योंकि अंग्रेज भारत को इसलिए शिक्षित नहीं करें क्योंकि वह उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी अंग्रेज भारतीय लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा दे रहा उससे भारतीय लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, भलाई नहीं हो सकती है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ मजदूर पैदा करता है। क्या पैदा करता है, नौकर पैदा करता है, बल्कि वह एक अच्छा नागरिक, बेहतर नागरिक नहीं पैदा कर रहा। वो सिर्फ भारत में जो शिक्षा लेकर के आए हैं वो सिर्फ उनके क्लर्क पैदा हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो क्लर्क मतलब जो बाबू दफ्तर में बैठते हैं, अंग्रेजों काम करता है, खटपट खटपट लिखा पढ़ी का काम करता है, उसको बोलते हैं भैया क्लर्क, ठीक है। और अंग्रेज बड़ी संख्या में बाहर से ब्रिटेन से लोगों को ला नहीं सकते थे नौकरी के लिए, तो सोचते थे कि यही जो भारत का लोग इसको पढ़ा दो और इसी को क्लर्क बना लेंगे। और क्लर्क बनने से आदमी क्या कर पाता है और क्या है, उपेक्षा का। तो गांधी क्या है, जो आधुनिक शिक्षा है इसके भी बड़े क्या है भैया, समर्थक नहीं है, इसको भी नहीं मानते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हमें उस प्रकार की शिक्षा करनी चाहिए जिससे लोगों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं गांधी, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 क्या, गांधी विकास समीक्षा। गांधी विकास समीक्षा में बात करूं तो गांधी कहते हैं कि जब से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब से हमारा जो समाज है, समाज में असमानता आई है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब विकास होता है, जब डेवलपमेंट होता है, तब समाज में असमानता आती है। यानी क्या होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग पीछे बढ़े। नहीं कह सकते महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी की नजर से क्या विकास सही नहीं है। यानी जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के भी समर्थक हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि गांधी कहते हैं कि जब विकास होता है उससे समाज में असमानता पैदा होती है। क्या पैदा होती है, असमानता। यानी समाज में ऊंच नीच, छोट बड़ा या अमीर गरीब की जो खाई होती है वह लगातार बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब विकास होता है तो कुछ लोग तरक्की कर जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि जो कुछ लोग होते हैं वह पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। क्योंकि जब आधुनिकता, जब कंपनी लगी, फैक्ट्री लगी या विकास हुआ, उसमें क्या हुआ कि भाई उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, उद्योगपति बन गए, और कुछ जो समाज के लोग थे क्या मजदूर ही बन के रह गए। यानी आधुनिकता जो है वह, यानी जो विकास है वह समाज में असमानता को लेकर के आता है, ठीक है। यानी समाज में एक प्रकार से अमीर गरीब की जो खाई है उसको क्या कर देता है,
बड़ा कर देता है। समाज में समानता नहीं बल्कि असमानता को कौन बढ़ाता है? विकास करता है। महात्मा गांधी कहते हैं जब विकास होता है, जब डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति में हिंसात्मक गतिविधियां ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि जब से विकास हुआ है तब से व्यक्ति में क्या हिंसा है, या कह सकते हैं कि दुश्मनी है, शत्रुता है, इस प्रकार के जो कुविचार हैं व्यक्ति में घर कर जाते हैं। भैया दूसरे की जमीन हड़प लेना है, या साम्राज्यवाद है, या विस्तारवाद है, इस प्रकार की नीतियां व्यक्ति में ज्यादा आती हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भैया जब विकास होता है तब आदमी हिंसक हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सारी चीजों को मैं ही कब्जा कर लूं। जैसे आप लोग देखते हो ना, अब हमारे समाज में कैसी विचारधारा है कि फलाने का घर हम ही कब्जा कर लें, ये सारी जमीन मेरी हो जाए, ये सारी संपत्ति मेरी है। यानी जो क्या होती है, जो विकास होता है वह व्यक्ति को एक प्रकार से क्या बनाता है? एक प्रकार से स्वार्थी बनाता है, स्वार्थी इंसान हो जाता है। सिर्फ वह अपना हित ही देखता है, बल्कि वह समाज का हित नहीं देखता है। कौन? जब विकास होता है, डेवलप, यानी हम लोगों की क्या बनाता है? एक प्रकार से करप्ट। हम लोग सामाजिक बात नहीं करते, हम सबकी बात नहीं करते हैं, बल्कि अपने हित की बात करते हैं। विकास हिंसा को बढ़ाता है और विकास के जरिए समाज में असमानता भी फैलती है। दोनों प्रकार की चीजें। खास तौर से गांधी कहते हैं कि जब विकास होता है यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता। भाई विकास होगा तो बड़ी बड़ी कंपनी लगेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, बड़े बड़े उद्योग धंधे लेंगे, और उद्योग धंधे क्या करेंगे? पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएंगे। जिसे प्रदूषण बढ़ेगा, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस प्रकार के जब प्रदूषण होंगे तब पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आप सबको पता है कि जैसे अब धरती का जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, सबको पता है। उसी प्रकार से ओजोन परत में छेद हो जाना, समुद्री जल का बढ़ना, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि जब से विकास हुआ है, जब से विकासवादी सोचा है, कंपनी लगी, फैक्ट्री लगी, और एक प्रकार से विकास क्या कर रहा है? पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। गांधी कह सकते, गांधी विकास के प्रति क्या है? ये आलोचना करते हैं। यानी महात्मा गांधी विकास के समर्थक नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी मानते हैं कि जब विकास होता है उससे व्यक्ति में एक तो समाज में असमानता आती है, ऊंच नीच की खाई ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। दूसरा, विकास होने से समाज में हिंसा बढ़ती है, जिस प्रकार से यूरोप में विकास हुआ, लेकिन यूरोपीय समाज में हिंसात्मक चीजें आई। दूसरा कह सकते हैं कि जब विकास होता है तो महात्मा गांधी कहते हैं विकास क्या करता है? कि हम लोगों को करप्ट बना देता है, हम लोगों को भ्रष्ट कर देता है विकास, क्योंकि हम लोग एक प्रकार से जैसे साम्राज्यवाद है, किसी का कब्जा कर लेना है, ऐसा कर लेना है, ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना, इस प्रकार की भावनाएं जो होती हैं व्यक्ति में घर कर जाती हैं। यानी व्यक्ति अध्यात्म से दूर हो जाता, अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, बल्कि डेवलपमेंट और विकास में व्यक्ति क्या होता है? एक प्रकार से ज्यादा हम चीजों को प्राप्त कर लें, ज्यादा पैसा बना ले, धन दौलत बना ले, घर द्वार बना ले, इस प्रकार की चीजों को बनाने की ज्यादा प्रयास करता है। यानी विकास क्या करता है? समाज में असमानता लाता है, समाज में हिंसा को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो विकास होता है समाज में क्या कर देता है? कि महात्मा गांधी के पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है, और समाज में जो अध्यात्म, यानी जो समाज एक प्रकार से सदाचारी होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करे, या कह सकते समाज जो एक प्रकार से समाज में जो भाईचारा होना चाहिए, विकास उस भाईचारे को समाज में क्या कर देता है? खत्म कर देता है, या उसका नुकसान पहुंचा। यानी महात्मा गांधी क्या है? विकास का सपोर्ट नहीं करते हैं, और महात्मा गांधी विकास के भी क्या कह सकते हैं? इसकी भी आलोचना करते हैं। साथ साथ जो आधुनिकता है इसके भी आलोचक हमें महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? स्वराज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर स्वराज क्या होता है। स्वराज का मतलब होता है कि विदेशी शासन का बहिष्कार करना। क्या है? विदेशी शासन का बहिष्कार करना स्वराज का पहली बात होती है। विदेशी शासन नहीं मानेंगे। दूसरा, स्वराज का मतलब क्या होता है? कि खुद का शासन। क्या होता है? खुद का शासन। जैसे मीनिंग मैं बता रहा हूं, स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब क्या भैया? खुद का शासन। खुद का शासन कह सकते हैं कि जो हमारे, यानी कह सकते कि स्वराज में हमारा खुद का शासन होता है, जिससे जिन लोगों को हमने चुना है वही सरकार को चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होता है? कि विदेशी शासन को हटा करके अपना शासन स्थापित कर देना, यानी अपना राज आ जाना, नहीं यानी हमारा खुद का शासन, अपना शासन हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? स्वराज कहा जाता है। अब लोग ध्यान सुनिएगा, स्वराज का अर्थ क्या है? क्या बनाओगे? स्वराज का अर्थ क्या होता है? मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। स्वराज के संदर्भ में गांधी जी का विचार अन्य, यानी गांधी जो है, अन्य लोग जो स्वराज की बात करते हैं उससे महात्मा गांधी का स्वराज जो है थोड़ा सा अलग है। गांधी के अनुसार अगर मैं स्वराज की बात करूं तो गांधी कहते हैं कि विदेशी शासन से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि
महात्मा गांधी कहते हैं स्वराज का मतलब नहीं कि हमें आजादी प्राप्त करना है विदेशी शासन से, बल्कि हमें आंतरिक और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र होना है। नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया हमें सिर्फ विदेशी शासन से आजादी नहीं चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, महात्मा गांधी कहते हैं। इसलिए स्वराज का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्वतंत्रता है। नहीं कह सकते स्वराज का मतलब क्या है कि आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भाई हमें स्वाधीनता मिलनी चाहिए, यानी आंतरिक और बाह्य। भारत भी स्वतंत्र हो, हमारा अपना राज है, लेकिन जो व्यक्ति है वो भी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से उसका स्वतंत्र होना चाहिए, इसका अर्थ होता है। स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ होता है कि स्वराज मतलब जैसे स्व मतलब स्व प्लस शासन, स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता की अवसर। महात्मा गांधी कहते हैं स्वराज का मतलब क्या? आत्मनिर्णय, यानी जब हम सारे डिसीजन खुद लेते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता पर बल दिया, यानी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है स्वराज में क्या बोलते हैं कि भैया हमें स्वतंत्रता पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। अब देखिएगा स्वराज का जो मैं बता रहा हूं, गांधी जी के अनुसार स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग करता है। क्या करें? गांधी जी के अनुसार जो लोग बोलो, गांधी जी के अनुसार जो स्वराज है वह कह सकते हैं कि संसदीय शासन की मांग करता है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वराज में सार्वभौमिक मताधिकार, क्या बोलते हैं भाई? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष की, यानी एक प्रकार से एक एज होगी, सबको शासन यानी सबको वोट देने का अधिकार मिले। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यानी एक प्रकार से एक एज ग्रुप होगा, उस ग्रुप के यानी जितने लोग होंगे उससे ऊपर के उन सभी को वोट देने की आजादी मिलनी चाहिए। यानी महात्मा गांधी स्वराज में क्या कहते हैं भैया? सार्वभौमिक मताधिकार होना चाहिए, यानी सबको वोट देने का, मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी के जो स्वराज है उसकी मैं बात कर रहा हूं। स्वराज का अर्थ है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो भारतीय आवश्यकताओं द्वारा संचालित की जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था लानी है, हमें एक ऐसा अपना शासन लाना है जो भारतीय लोगों के द्वारा ही संचालित किया जाता हो और वह आम जनता के हित में होगा। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया जो अंग्रेजों का शासन है वह भारत के लोगों के हित में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपना शासन लाना है। यानी क्या? स्वराज मतलब स्वशासन, यानी अपना शासन लाना है जो भारतीय लोगों के जरिए बनाया गया होगा और भारत के हित में होगा, हम कह सकते हैं। गांधी जी स्वराज का विचार ब्रिटेन के यानी महात्मा गांधी जो स्वराज का विचार है वह ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, सैनिक तथा शैक्षिक संस्थाओं के व्यापक बहिष्कार से। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो ब्रिटेन के यानी ब्रिटेन की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसका क्या करता है? खंडन करते हैं। स्वराज का अर्थ गांधी जी की अवधारणा में सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब हमें नैतिक स्वतंत्रता हो, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हो, विचार एक समूह की, यह अवधारणा राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग करेगी। उस पर क्या है? स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, जो स्वराज की मैं सारी बातें बताऊं। देखो, गांधी जी स्वराज के लक्ष्य के लिए एक ऐसे रामराज की स्थापना करना चाहते हैं जिसका आधार स्वशासन हो, स्वयं का। महात्मा गांधी कहते हैं भैया एक ऐसा शासन आना चाहिए जो हम लोगों का शासन हो, हम लोगों यानी खुद का शासन हो। गांधी जी सभी तरह की असमानता को दूर करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं समाज में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा शासन हो जिसमें सभी समान हो, सभी वर्ग की नैतिकता, सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने क्या बल दिया है। सत्य और अहिंसा पर भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अत्यधिक बल दिया। स्वराज का मतलब खुद का शासन यानी अपना शासन, यानी अंग्रेजों का शासन हटा करके हम लोगों का शासन आना चाहिए, ये उनका विचार है। अगर मैं स्वराज की बात करूं तो स्वराज का ये राजनीतिक विचार है जो मैं बता रहा हूं। स्वराज का आर्थिक विचार क्या? स्वराज का मतलब कि हम लोगों को जो ग्राम स्वराज है यानी जो गांव है उसको मजबूत करना चाहिए, यानी जो गांव का शासन है यानी गांव में विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं जो पावर होती है शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। ठीक है, क्या करें भैया? जो शक्ति है, जो पावर है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी है। जिसे आप लोग हमारे देश में देखो, एक हमारी केंद्र सरकार है, एक हमारी राज्य सरकार है और एक हमारी जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत है। महात्मा गांधी का ही विचार ग्राम पंचायत का विचार है। यही कहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि हमें जो स्थानीय सरकार है उसको बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। यही स्वराज की उनकी क्या है धारणा को भी इंगित करता है। यानी महात्मा गांधी अगर आप देखोगे तो कहते थे यानी विकेंद्रीकरण की धारणा है महात्मा गांधी, यानी शक्तियों का हमको क्या करना, बांट देना है। यानी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक सत्ता में निहित नहीं रहेंगी बल्कि शक्तियों का हमें क्या करना है, पावर का ट्रांसफर कर देना, अलग अलग शक्तियों को हमें बांटने की बात करते हैं। दूसरा गांधी का जो स्वराज है उसमें
खादी की बात होती है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा खादी के वस्त्र पहनने चाहिए, स्वदेशी पर बड़ी बात करते हैं, यानी अपने देश में जो बनी हुई चीजें हैं उनका ही हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला सरपरस्ती। सरपरस्ती का मतलब होता है कि हमें अपने देश के लिए ही ज्यादा चीजें करनी चाहिए या अपने देश के शासन की बात करते हैं। अगला रोटी और श्रम। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें रोटी के लिए भैया श्रम, मेहनत करें। हर व्यक्ति को रोटी कमाने के लिए मेहनत जरूर करनी चाहिए। ये नहीं बैठे बैठाए खा रहा है, मुफ्त रोटी तोड़ रहा है, ऐसा नहीं करना, बल्कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रम करने। स्वराज का तो मतलब मैंने आपको बताया, स्वराज का मतलब यानी खुद का शासन, यानी स्वयं के शासन की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछेंगे गांधी का आर्थिक स्वराज क्या है, गांधी का राजनीतिक स्वराज क्या है, या सामाजिक स्वराज का मतलब समाज में सभी बराबर हों, ठीक है, यानी समाज जो है, समाज में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, समाज में कोई फैसले लिए जा रहे हैं तो सभी से पूछ करके लिए जाएं, ताकि सबको लगे भैया हमारा ही शासन है। ये थोड़ी है कि अगर कोई डिसीजन लेना किसी 2-4 लोगों से पूछ लिया चलो डिसीजन हो गया है, ऐसा नहीं करना। स्वराज का मतलब होता है यानी खुद का शासन, स्वयं का शासन। और महात्मा गांधी इसमें स्वतंत्रता पर बल देते हैं, कहते कि इंसान को आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, यानी विदेशी शासन का बहिष्कार करके स्वदेशी शासन की स्थापना करना ही स्वराज की धारणा है। क्या है, यानी हमारा खुद का शासन आना चाहिए, भारतीय लोग जिस पर क्या करें, शासन करें, और साथ साथ जो भारतीय हों वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से उनका स्वतंत्र होना हमें क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब गांधी जी के अनुसार स्वदेशी एक धार्मिक अनुशासन है। गांधी कहते हैं जो स्वदेशी क्या भैया, एक धार्मिक अनुशासन है। गांधी जी की स्वदेशी विचारधारा के कई आयाम, गांधी की जो स्वदेशी विचारधारा उसके कई आयाम, आर्थिक स्वदेशी, शैक्षिक स्वदेशी, सांस्कृतिक स्वदेशी, राजनीतिक स्वदेशी। यानी स्वदेशी में टाइप कितने हैं, 4 टाइप हैं। आर्थिक स्वदेशी यानी स्वदेशी में आर्थिक रूप से हम बात करेंगे, फिर हम शैक्षिक स्वदेशी में बात करेंगे, यानी शिक्षा भी स्वदेशी होनी चाहिए। आर्थिक स्वदेशी का मतलब होता है कि भैया भारत में जो कपड़ा लत्ता बन रहा है हमको वही पहनना है, यानी हमको चरखे पर और खादी पर महत्व देना है, इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक स्वदेशी। शैक्षिक स्वदेशी क्या होती है कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है, उसी एजुकेशन सिस्टम को हमें मानना चाहिए, उसके हम क्या बोलेंगे, शैक्षिक स्वदेशी। ठीक है, थोड़ा मैं फिर डिटेल में बताऊंगा, अभी ऐसे बता दे रहा हूं। उसके बाद सांस्कृतिक स्वदेशी। सांस्कृतिक स्वदेशी का मतलब होता है कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं, जो भारतीय कल्चर है, जो हमारी परंपरा है, हमें उसी प्रकार की परंपरा का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सांस्कृतिक स्वदेशी। अगला है राजनीतिक स्वदेशी। राजनीतिक स्वदेशी का मतलब होता है कि हमें अपना खुद का शासन लाना चाहिए, स्वयं का शासन, यानी स्वदेशी के 4 पार्ट हैं, 4 मुख्यतः स्वदेशी 4 प्रकार के विचारधारा। सबसे पहले हम आर्थिक स्वदेशी की बात करते हैं। आर्थिक स्तर पर गांधी जी स्वदेशी के बड़े समर्थक हैं। आर्थिक आधार पे ऐसी प्रणाली के समर्थक हैं जो श्रम की महत्व, यानी महात्मा गांधी श्रम को बड़ा महत्व देते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को आजीविका के लिए साधन उपलब्ध हो सके, यानी गांधी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी आजीविका खुद कमा सके, ऐसे साधन होने बहुत जरूरी है। और गांधी कहते हैं कि भैया ग्रामीण गरीबी को दूर करने हेतु चरखा, खादी, सूत काटने को बढ़ावा देने की बात करें। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें स्वदेशी की बात करें तो आर्थिक स्वदेशी में क्या कहते हैं कि हमें भैया जैसे चरखा काटना है, सूत काटना है, इस प्रकार की हमें चीजों को करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार कह सकते हैं कि स्वदेशी में अतिरिक्त समय इन कार्यों से जुड़ करके आय में वृद्धि कर सकते हैं। गांधी जी व्यापक रूप से औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी हैं, क्योंकि अविकसित यानी क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो मशीनीकरण है उसका गांधी विरोध करते हैं, जो औद्योगिकरण उसका विरोध करते हैं और आम जन को शोषण करते हैं। गांधी जी के अनुसार आर्थिक संचय और भौतिकवाद पश्चात पद्धति के विरोधी हैं। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी पर। महात्मा गांधी कहते हैं भैया कि जो पश्चिम के लोग हैं उन्होंने तो बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन पश्चिम में इतनी तरक्की हो गई है, इतनी चीजें हो गई, लेकिन भी पश्चिम में अभी भी हिंसा बढ़नी पड़ी है, वो लोग हिंसक हैं। यानी कहते हैं कि हम लोगों को स्वदेशी की ओर लौटना चाहिए, यानी हमारे देश में जो चीजें बनती, जो वस्तुएं बनती हैं, जो कपड़े बनते हैं, हमें उन्हीं चीजों का यूज करना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी विदेशी जो तकनीक है या विदेशी जो मशीनीकरण है, जो औद्योगिकरण है, उसके विरोधी हमें दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें अपने जड़ों की तरफ लौटना चाहिए, जो भारत में जो वस्त्र बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, उसी का हमें क्या करना चाहिए,
प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम विदेशी कपड़े यूज करेंगे तो सारा पैसे क्या होगा, ब्रिटेन चला जाएगा। एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हो, यानी जब हम अपनी पैसे यानी जब स्वदेशी चीजों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो भारतीय कारखाने हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, मजबूत भी होंगे। ठीक है, इसको हम क्या आर्थिक स्वदेशी के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है, देखोगे जो स्वदेशी है उसमें मूलतः क्या आता है, शैक्षिक स्वदेशी। शैक्षिक स्वदेशी यानी शिक्षा स्वदेशी पर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें पाश्चात्य शिक्षा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा नहीं पकड़नी चाहिए, बल्कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको फॉलो करो। अंग्रेज जो भारत में लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं, वो तो उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ क्या क्लर्क बनाने वाली है, वो तो भाई क्लर्क बना करके नौकरी दे करके काम चलवाना चाहते हैं। उनका कोई वो नहीं है कि भारत के लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों में एक तरक्की लानी है, बल्कि जो भारत की शिक्षा पद्धति, जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसके तरफ हमें लौटना चाहिए। यानी भारत का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ लौटो, यानी एजुकेशन सिस्टम भी करें। शैक्षिक स्वदेशी मतलब होता है यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लौटना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है वो सिर्फ क्लर्क पैदा कर रही है, वो सिर्फ लोगों में एक प्रकार से देखो करेंगी, वो उससे भारत का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वही भारतीय लोगों को सही कर सकता है। यानी जो हमारी गुरुकुल पद्धति है उस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है। अंग्रेज तो सिर्फ यहां पर क्लर्क पैदा कर रहा है ताकि काम करवा सके, बस खाली। अगला है जो स्वदेशी, सांस्कृतिक स्वदेशी। सांस्कृतिक स्वदेशी का मतलब कि हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाना है, बल्कि जो भारतीय कल्चर है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसको फॉलो करना है। क्योंकि वेस्टर्न के लोग बहुत तरक्की कर गए हैं, आधुनिकता तो वेस्टर्न में आ गई, लेकिन फिर भी वेस्टर्न वाले लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। उनमें क्या है, संघर्ष है, द्वंद्व है, हिंसा है, अत्याचार है, फिर भी फैला पड़ा है। यानी उनकी सभ्यता जो संस्कृति गलत है, बल्कि जब भारत के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को लौटेंगे तो ही बेहतर रहेगा। यानी हमें सांस्कृतिक स्वदेशी की बात करते हैं, यानी भारतीय लोगों को अपने जो रीति रिवाज हैं उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए, लौटने की जरूरत है। इसलिए वो सांस्कृतिक स्वदेशी, ये सारे मैं पॉइंट बता रहा हूं, ना भी है फिर भी लिख देना, नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और बड़ी इजी समझा रहा हूं वे में। ठीक है, सांस्कृतिक स्वदेशी की भी वो बात करते हैं। ठीक है, ये स्वदेशी के उनके 3-4 पॉइंट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारे गांव हैं, गांव में जो छोटे छोटे कल कारखाने हैं वह चलने बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यानी हमारा पूरा जो है विलेज है वो जब मजबूत होंगे, वहां की जब जो छोटे छोटे कल कारखाने चलेंगे उससे हमारा देश बड़ा मजबूत होगा। और खास तौर से महात्मा गांधी की जो मैंने पंचायती राज को बोला, महात्मा गांधी पंचायती राज के बड़े प्रबल समर्थक हैं। भारतीय संविधान में तुम सबने देखा कि जो पंचायती राज है उसको डीपीएस में शामिल किया, राज्य के नीति सिद्धांत में पंचायती राज है, बाद में पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू किया गया है। तो महात्मा गांधी कह सकते हैं स्वदेशी के बड़े समर्थक थे। और स्वदेशी सिर्फ, ज्यादातर हम लोग स्वदेशी कपड़ों को समझते हैं, भैया स्वदेशी का अगर पूछोगे स्वदेशी क्या है तो लोग बता गए, गांधी कह रहे हैं कि भाई जो कपड़ा है अपने देश का पहनो, विदेशी कपड़ा फेंक दो, यही कह रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कपड़े की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, कल्चर की स्वदेशी की बात करते हैं, साथ में स्वदेशी शिक्षा की बात करते हैं, स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आर्थिक स्वदेशी की बात करते हैं, राजनीतिक स्वदेशी की भी बात करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो अंग्रेजों का शासन है ये भी हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमारा खुद का शासन आना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक स्वदेशी। यानी जो अंग्रेज की शासन पद्धति है हमारे लिए बिल्कुल खराब है, क्योंकि अंग्रेज तो भारत को चूस रहा है या क्या शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है, वो बिल्कुल हमारे लिए सही नहीं है। बल्कि हम लोगों का शासन होना चाहिए, खुद का शासन। स्वशासन में तो वही, स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन, इसको बोलते स्वशासन, यानी अपना शासन आ जाना। भारतीय लोगों के शासन की बात करते हैं, यानी विदेशी शासन का बहिष्कार करके अपने भारतीय लोगों के शासन को स्थापित करना ही स्वशासन है या स्वराज है। स्वराज भी कह सकते हैं उसे, ठीक है, स्वशासन बोलो या स्वराज बोलिए, ठीक है। और स्वदेशी में 3-4 मैंने टाइप बता दिए हैं, कौन कौन से स्वदेशी है, आर्थिक स्वदेशी, शैक्षिक स्वदेशी, सांस्कृतिक स्वदेशी, राजनीतिक स्वदेशी। और मान लो कहीं पर यही है कि महात्मा गांधी का स्वदेशी बताओ, तो ऐसे 4 हेडिंग बनाना अच्छे से और एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बोलिए। है चैप्टर नंबर 6 सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, सबसे पहले लिखिएगा सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब 2 होता है। दूसरा क्या होता है, सत्य के साथ आग्रह। सत्य के साथ आग्रह, ये दोनों इसका अर्थ होता है, अर्थ लिखना, ठीक है, जब भी लिखने को मिले। अगले क्या, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, अब मैं डिटेल में बताऊं। सत्य पर टिके रहना,
सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य पर टिके रहना। परंतु गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जीवन का एक दर्शन है और अन्याय तथा असत्य के साथ खिलाफ एक आंदोलन है। यानी गांधी कहते हैं, भैया गांधी का मतलब क्या है कि सत्याग्रह एक जीवन का दर्शन है। क्या है? सत्याग्रह जीवन का एक दर्शन है और अन्याय के साथ तथा असत्य के खिलाफ, यानी हमें जो अन्याय हो रहा है और जो असत्य चल रहा है उसके खिलाफ एक आंदोलन है। उस आंदोलन को जगाने के लिए सत्याग्रह शब्द का क्या करते हैं? महात्मा गांधी यूज करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग कहते हैं कि सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपवास करना, बहिष्कार करना आदि सभी सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं। क्या कह सकते हो कि जैसे बता रखे हैं कि जैसे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, उपवास करना है, बहिष्कार करना है, ये सभी प्रकार के हैं सत्याग्रह के रूप होते हैं, जिन्हें समय और परिस्थिति के अनुसार कहते हैं कि हर जैसे समय कैसे है, परिस्थिति है, उसी प्रकार से सत्याग्रह। अरे भाई कहीं पर भूख हड़ताल करेंगे, कहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पर कह सकते हो कि बहिष्कार करेंगे, यानी हर जगह पर जैसी परिस्थिति होगी उसी प्रकार की चीजों का यूज। यानी सत्याग्रह में क्या होता है? सत्य के लिए कह सकते हो। दूसरा, अन्याय के खिलाफ क्या करना है? हमें आंदोलन करना है और इसके लिए अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है। कहीं पर देखोगे, कहीं पर उपवास करेंगे, कहीं पर बहिष्कार करेंगे, कहीं पर आंदोलन करेंगे, या इस प्रकार की चीजों का यूज किया जाता है अलग अलग परिस्थिति में। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध है। गांधी जी का कहते हैं जो सत्याग्रह का भैया अहिंसक प्रतिरोध है, यानी बिना हिंसा किए किसी का विरोध करना। क्या कह सकते हैं? बिना हिंसा किए किसी का विरोध करना सत्याग्रह है। दूसरा, क्योंकि उनका मानना था कि आध्यात्मिक एकता सर्वोच्च है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? भैया जो आध्यात्मिक सर्वोच्चता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक जो चीजें हैं बहुत सर्वोच्च हैं, जिसे केवल अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी कहते थे कि अगर हमें किसी पर विजय प्राप्त करनी है, अगर कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, तो हमें उसे बलपूर्वक नहीं बल्कि क्या सकते हैं? अहिंसा के जरिए हम उस चीज को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अध्यात्म की शक्ति सब। गांधी जी सत्याग्रह को जीवन का एक दर्शन मानते थे। क्या लिख सकते हो? गांधी जी सत्याग्रह को जीवन का एक दर्शन मानते हैं। उन्होंने जीवन को नियम बनाया है। उनके अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग केवल अहिंसक कार्रवाई तक खींचे। महात्मा देखो, जो सत्याग्रह है वो केवल कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर असत्य हो रहा है, इस तक ही सत्याग्रह सीमित नहीं है, बल्कि जो सत्याग्रह है वह जीवन के में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अन्याय है, शोषण है या अत्याचार है, इसके विरुद्ध भी अहिंसात्मक संघर्ष के रूप में भी इसका क्या कहते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। गांधी कहते हैं कि मेरे लिए सत्याग्रह प्रेम का नियम है। गांधी के लिए सत्याग्रह का एक प्रकार से नियम है। किसका नियम है भैया? प्रेम का। मैं अच्छाई के साथ सहयोग करने तथा बुराई के साथ असहयोग करने में विश्वास है। महात्मा गांधी जो है भैया, अगर अच्छाई है तो उसके साथ सहयोग करते हैं। किसके साथ? अच्छाई के साथ सहयोग करना है और बुराई के साथ असहयोग करने में उनका विश्वास है। इसके लिए चाहे मुझे पत्नी, बेटी, परिवार के विरुद्ध जाना पड़े, यानी कहते कि भैया जो सही व्यक्ति है उसका मैं समर्थन करूंगा, चाहे वो मेरे घर का व्यक्ति होगा मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर मान लो कि भैया अगर कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो मैं उसका असहयोग करूंगा, उसका सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई सही बात है तो चाहे मेरे घर वाले हों या कोई बाहर का हो, मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर कोई गलत बात है मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा, उसका हमेशा डिनाई करूंगा, उसका विरोध करूंगा, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब कि आप हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े हों। आपको क्या करना? अन्याय के खिलाफ असहयोग करना, अन्याय का विरोध करना है, और जहां पर सत्य है, सच्चाई है, उसका हमें सपोर्ट करना, उसकी मदद करना है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो असत्य है, नहीं कह सकते, जो व्यक्ति गलत कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, चाहे हमारे घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे हमारे बेटे हो, अगर वह भी असत्य कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उनका विरोध करना जरूरी है। अगर चाहे हमारा दुश्मन भी है, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसको हमें सपोर्ट करने की क्या है? आवश्यकता है। यही महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सत्याग्रह एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्तियों और समुदाय में प्रयोग किया जा सकता है। इस सत्याग्रह को आप क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। सत्याग्रह को क्या कर सकते हैं भाई? इसको कहीं पर यूज करो, या इसका कहीं पर भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसे राजनीतिक
और घरेलू दोनों रूप से यूज हो सकता है। जो सत्याग्रह है इसको चाहे आप राजनीतिक रूप से यूज कीजिए चाहे घरों में यूज कीजिए, दोनों जगह पर यूज हो सकता है, ऐसा है इनका प्रयोग है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं जो सत्याग्रह है इसका प्रयोग राजनीतिक रूप से अपने लेवल पर या व्यक्तिगत लेवल पर या समाज के लेवल पर भी इसका यूज हुआ सकता है। राजनीतिक मामलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और घरेलू या तथा पारिवारिक मामलों में भी सत्याग्रह का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब है कि हमें क्या करना है, सत्य के साथ भैया हमको खड़ा होना है। जो असत्य जो अन्याय है उसका हमें क्या करना है, विरोध करना है, उसका हमें डिनाई करना, उसको हमें क्या करना है, मना करना है। भारत में सत्याग्रह कौन कौन से, जैसे चंपारण सत्याग्रह जैसे मैंने डिटेल में हमें चंपारण को पढ़ा है, उसके बाद खेड़ा है ये भी सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, बारदोली सत्याग्रह बारदोली किसानों को लेकर के है, नमक सत्याग्रह जहां पर कैसे सच्चाई थी नमक बनाना बंद, उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी ये व्यक्तिगत जो सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में चलता है, ठीक है, वहां पर पढ़ने को मिलेगा। यानी भारत में सत्याग्रह कौन कौन से आंदोलन है खास तौर से पता कर लेना, ये मैंने डिटेल में बता रखा है, स्टार्टिंग में हमने जब किया था इसको पता। तो सत्याग्रह चैप्टर नंबर 6 से ही इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा क्या है, न्यास। न्यास यानी ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, अगर हम उस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करें तो महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि जो भी संपत्ति है वो किसकी है, समाज की है, सोसाइटी की है। अगर किसी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है या किसी प्रकार की अगर आपके पास संपत्ति है तो आपकी स्वयं की संपत्ति नहीं, सारी संपत्ति समाज की होती है, सोसाइटी की होती है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करें, उनके पास जो पूरी संपत्ति उनकी खुद की तो है नहीं, वो तो संपत्ति समाज की है। इसके लिए वो क्या करें, अपना रोटी रोजगार के लिए यानी अपना गुजर बसर करने के लिए अपने संसाधनों का यूज कर लें, बेसिक जरूरतें अपनी वह पूरी कर लें, बाकी जितना जो उनके पास संपत्ति है बाकी समाज की भलाई के लिए उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और यही महात्मा गांधी का न्यास यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि जिन भी लोगों के पास संपत्ति है वो उनकी नहीं, समाज की भलाई के लिए, यानी समाज की भलाई के लिए, समाज के अच्छे के लिए, समाज की बेहतरी के लिए क्या करना है, आपको काम करना है। यानी जो उद्योगपति हो लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, इनको समाज की भलाई के, समाज में भैया गरीब है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या समाज में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको पास खाने को नहीं है, उनकी आपको क्या करनी चाहिए, मदद नहीं। क्योंकि जो पूरी संपत्ति है वह आपकी संपत्ति नहीं है। क्यों संपत्ति आपकी नहीं है, रीजन होता कि आपके पास जो संपत्ति है वह समाज के सहयोग से आपके पास आई है। आपने कोई कंपनी लगाई, लोगों ने काम किया होगा तो आपके पास पैसा हो गया, या आपने कोई समाज बनाया, प्रोडक्ट बेचा होगा तो समाज ने उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा, आपने लाभ कमा लिया, संपत्ति इस प्रकार से बनी है। यानी आपने क्या किया है, आपके पास जो संपत्ति है आपने खुद उसको अर्जित नहीं किया है, बल्कि समाज के सहयोग से पूरी संपत्ति बनी है। जैसे भाई अगर कोई उद्योगपति होता है, कोई कंपनी लगाता है तो उसके कंपनी में मजदूर काम करता है ना, अरे तभी तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट को बेचता, पैसा कमाता है। उसी प्रकार से गांधी कह रहे हैं कि चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो किसी ने कंपनी लगाई हो, किसी ने कुछ किया होगा, उसने जो संपत्ति अर्जित कर रखी है उसमें समाज का सहयोग है। समाज के जरिए, यानी समाज का जो हर तबका है उसका कोई न कोई सहयोग है। इसलिए संपत्ति जो है आपकी नहीं है, आपका पैसा नहीं है जरूर। आप अपने एक काम कीजिए, आपकी संपत्ति नहीं, इसलिए क्या करिए, आप अपने यूज के लिए थोड़ा बहुत पैसे नहीं, आप अपना जीवन यापन कर लीजिए, बाकी जितना पैसा बचता है वो सारा पैसा आपको क्या करना है, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए आपको क्या करना है, उसको दान कर देना है। या समाज की भलाई के लिए भाई विकास काम करवा देना, या गरीबों के लिए खाना है, भोजन है, स्वास्थ्य है, सुविधा है, इस प्रकार की सुविधाओं के लिए क्या करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो संपत्ति है कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास आ गई है, और ये मुट्ठी भर लोगों के पास जो संपत्ति है वह संपत्ति समाज की है, ठीक है। इसलिए उन लोगों को करना चाहिए, अपना यूज के लिए अपना तो प्रयोग कर ले पैसे का, और बाकी जितना पैसा बचता है वो क्या करना है, समाज के लिए, भलाई के लिए क्या करना है, आपको काम करना है। यही न्यास की पूरी विचारधारा है, और यही न्यास का क्या विन्यास है। यानी राज्य भी क्या करे, राज्य भी इस प्रकार के नियम बनाए, राज्य भी इस प्रकार के कानून बनाए, ताकि जो पैसे वाले लोग हैं वह भी समाज की भलाई करे। आप सबको पता कि भारत में या हमारे देश में क्या है, चलता है CSR, ठीक है। CSR में क्या होता है कि कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि जो कंपनियां हैं
अगर कोई भी कंपनी भारत में लगी है, अगर वो मुनाफा कमाती है, ध्यान रखना, अगर भारत में कोई कंपनी मुनाफा कमाती, चाहे आपकी छोटी मोटी, जितना आपका टर्नओवर है, उसमें क्या होगा, आपको कम से कम 2% क्या करना पड़ेगा, समाज की भलाई के लिए काम करेगा। उसी प्रकार जैसे आप सबको पता है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस भी देखा मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में, अस्पताल में कई प्रकार से हेल्प करती, मदद करती है। उसी प्रकार से अगर मैं मारुति की बात करूं, ठीक है, मारुति हमारे शहर रोहतक में लगी हुई है, यहाँ पर उसका प्लांट है, बल्कि जब मारुति जिस गांव में लगी है, उस गांव के जितने काम होते मारुति खुद करवाती है, खड़ंजा बनवाना, नाली बनवाना, पानी की सुविधा करना, सारे काम करती है। उसी प्रकार से आप गुड़गांव दिल्ली के पास होंगे तो मानेसर में देखो मारुति लगी है ना, तो मानेसर के जितने निर्माण कार्य होते हैं कौन करता, मारुति करती, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा नियम बना रखा है जिसमें क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो भी प्राइवेट फर्म है, जो बड़ी बड़ी पैसा कमा रही हैं, उनको क्या करना है, जितना प्रॉफिट होता है उसका 2% क्या करना है, समाज की भलाई के लिए काम करना है। आप अस्पताल बनवा दो, आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ काम कर दो, आप गरीबों की मदद कर दो, इस प्रकार के काम क्या करती हैं कंपनियां कर रही हैं। सरकार ने भी इस प्रकार की योजना लेकर के, ताकि क्या बोलते हैं, CSR में आपको क्या करना है, 2% देना ही पड़ता है। हर कंपनी का यह फर्ज बनता है कि वह समाज की भलाई करे, क्योंकि आपने जो कंपनी लगा रखी है वह समाज की में लगा रखी, आप धुआं कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, सारी प्रकार की चीजों कर रहे हैं, इसलिए आपको आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, आपकी यानी कंपनियों की भी क्या है, एक जिम्मेदारी है, उद्योगों की भी एक प्रकार की जिम्मेदारी, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी समाज के लिए, भलाई के लिए काम करें। इसलिए आपको भी 2% क्या देना पड़ता है, CSR में देना पड़ता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व, यानी समाज के प्रति आपका कोई ना कोई भैया दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व है, इसलिए आपको भी 2% देना पड़ता है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है, तो पूरा नियम कानून हर कंपनी को देना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे, जैसे मैंने मारुति का बोला, उसी प्रकार से जैसे होंडा है वो भी करती है, मारुति, मैं बड़ी बड़ी कंपनी का नाम बता देता हूं, जैसे मारुति है, क्योंकि मारुति को मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है, करती है, हमारे सेक्टर में करती है, मानेसर में भी सारा काम होता है। उसी प्रकार से रिलायंस के बारे में आप सबने सुना होगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, 2% तो देना पड़ता है। तो गांधी का न्यास का सिद्धांत यह है कि जो उद्योगपति, जो पूंजीपति हैं, उनके पास जो संपत्ति है वह समाज की संपत्ति है, इसलिए वो अपना थोड़ा यूज कर लें, और बाकी उनके पास जो बचा हुआ पैसा है वह समाज के लिए उनको लगाना है और समाज में ला करके उसको देना है, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, अहिंसक आंदोलन, ठीक है। अहिंसक आंदोलन क्या है, सबसे पहले अहिंसक आंदोलन कौन कौन से, सबसे पहला जो आंदोलन है भूदान आंदोलन। भूदान यानी जो जमीनें हैं वह सभी के पास होनी चाहिए। खास तौर से में भूदान आंदोलन में अगर आप देखेंगे विनोबा भावे का नाम आएगा। यानी भारत में जितने भी अहिंसक आंदोलन, यानी अहिंसक आंदोलन का मतलब जहां पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं, बल्कि लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए एक प्रकार से अहिंसक आंदोलन किए, यानी बिना हथियारों के, यानी जिसमें किसी प्रकार की हिंसा हमें देखने को नहीं मिलती है, और वह आंदोलन सफल रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं भैया उन आंदोलन में सफलता मिली है, ठीक है। भूदान आंदोलन, भूदान जो आंदोलन है 1940 में चलाया गया था, ठीक है। और इसमें कह सकते हैं कि एक प्रकार से भूदान आंदोलन में जो भूमिहीन किसान थे उनके लिए भूमि सुनिश्चित करना। देखिए, अरे आप सबको पता कि सबके पास तो जमीन नहीं थी, तो भैया सबको जमीन मिले, सबके लिए जमीन सुनिश्चित हुई, इसके लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। और भूदान आंदोलन मैंने आपको नाम बताया, इसमें विनोबा भावे जो हैं इनका एक बड़ा नाम आता है। यह आंदोलन सर्वोदय समाज की बात करता था तथा प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा अहिंसात्मक आंदोलन था। जो भूदान आंदोलन संपूर्ण देश में ग्राम दान गांव की स्थापना की। इसने ग्रामों को खादी और ग्रामीण उद्योगों में विकास के लिए ग्राम ब्रह्म संसाधनों की मुक्त निर्भर बनाने का काम किया। किसी भी हिंसा के प्रकोप की रोकथाम तथा हिंसा के उत्पन्न की जाने स्थिति में इसे अहिंसक तरीकों से नियंत्रण करने हेतु शांति सेना की स्थापना की। सर्वोदय समाज का एकमात्र विचारधारा परस्पर सहयोग है। यानी जो भूदान आंदोलन था, इसमें अगर आप बोलेंगे तो जो जिन लोगों के पास जमीनें नहीं उनको भी संपत्ति मिले, यानी उनको भी जमीन मिले, उसके लिए चला गया आंदोलन क्या, भूदान आंदोलन है। ये भी एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें आचार्य विनोबा भावे का एक बड़ा योगदान हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो है 1980 का नव किसान आंदोलन। नव किसान आंदोलन जो है किसानों के जरिए चलाया गया था, खास तौर से महाराष्ट्र में चलाया गया आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। हालांकि सारे आंदोलन का प्रारंभ समकालीन समय में, परंतु किसान संगठनों में मध्य सामंजस्य और इस आंदोलन में भारतीय राजनीति को बड़ी शक्ति दी। संभवतः सामंजस्य के अभाव के बावजूद नव किसान आंदोलन से किसानों के बारे में समग्रता विश्लेषण या इनकी जो नीतियां उसका बताया गया है।
ये जो देखो नव किसान आंदोलन जो है कह सकते हैं किसानों के लेकर, किसानों की समस्याओं के लेकर के चलाया गया था। ये महाराष्ट्र या कर्नाटक, ये पूरे देश में आंदोलन खास तौर से फैला था, नव किसान जो आंदोलन है, ठीक है। उसके बाद जो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में चलाया गया था, जिसको पेड़ काटने को लेकर के एक प्रकार से कह सकते जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर चला था, क्योंकि 1973 में भयंकर प्रलय बाढ़ से क्या हुआ था। और खास तौर से इसमें महिलाओं का जो योगदान है, खास महिला आंदोलन भी हम चिपको आंदोलन को पढ़ेंगे, तो चिपको आंदोलन भी क्या है, एक प्रकार से अहिंसक आंदोलन की श्रेणी में आता है। क्या है, 1973 में चिपको आंदोलन के बारे में तो आपको वैसे भी पता होगा कि जहां पर लोग जाकर के पेड़ों से चिपक गए थे और बोले थे हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे, और उत्तराखंड में चला था। इसमें नाम लिखना, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, गंगा देवी, इनका बड़ा नाम हमें दिखाई पड़ता है इस आंदोलन। 1970 में जंगल बचाओ आंदोलन, जो जंगल बचाओ आंदोलन था ये 1970 में चला था, क्योंकि जो मूल्यवान सागवान की लकड़ी थी उसको काटने के लिए हुआ था, और बिहार के आदिवासियों ने इस निर्णय का विरोध किया था और संख्या में बाहर आए। बिहार में शुरू ये आंदोलन अन्य राज्य जैसे उड़ीसा में फैला। जंगल बचाओ आंदोलन, जो जंगलों को सरकार काटना चाहती थी उनके लिए जो आंदोलन, ये भी एक प्रकार का क्या था, अहिंसक आंदोलन था। 1970-80 में शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली जिसको हम बोलते हैं, इसको लेकर के जो आंदोलन चला था ये भी एक प्रकार के अहिंसक आंदोलन था। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए चला तो जो सरदार सरोवर जो परियोजना उस पर जो बांध बन रहा था उसको लेकर के आंदोलन किया गया था, क्योंकि भाई जब कोई बांध बनता है ना तो बड़ी संख्या में लोगों को वहां से हटाया जाता, गांव को हटाया जाता, इसलिए वो लोगों ने क्या किया था, बांध बनने का एक विरोध किया था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होता। विस्थापन का मतलब समझते हो, जैसे कहीं पर बांध बनता है ना तो वहां के लोगों को हटा करके और कहीं जाना पड़ता। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना थी इसके विरोध में जो आंदोलन चला हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरे नर्मदा बचाओ आंदोलन तो अभी भी मध्य प्रदेश, नर्मदा जो आंदोलन है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को ही रिलेट करता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में खास तौर से मेधा पाटेकर का बड़ा योगदान है, भाई बड़ी लीडर हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की, इनका नाम भी काफी लिया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भूख हड़ताल है, अनशन है, सद्भावना है, इस प्रकार की चीजें की गई थी, ठीक है। अगला है जो है निषेध का अर्थ। अरे निषेध आंदोलन जो है कह सकते हैं कि जो जहरीली शराब है या जो शराब के विरोध में, जिसमें महिलाओं ने बड़ा आंदोलन किया। अरे शराब भी समाज में नहीं बिकनी, शराबबंदी पर रोक नहीं चाहिए, खास तौर से आंध्र प्रदेश में निषेध आंदोलन। और ये शराब जो नशीले पदार्थ हैं उनको वो बंद होने चाहिए, उनकी बिक्री बंद होनी चाहिए, इसलिए इसको चलाया गया था। आप सब लोग पता कि जैसे गुजरात में शराबबंदी है क्योंकि वहां पर एक प्रकार से निषेध आंदोलन चला, उसी प्रकार से आप सबको पता है बिहार में नीतीश कुमार ने एक प्रकार से वहां पर बिहार में शराबबंदी लागू हुई, तो निषेध आंदोलन कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था, जिसमें नशीले पदार्थ जो होते हैं उनको ना बेचा जाए, उनको ना बनाए, इसके लिए आंदोलन चला गया था। ये भी इसको लेकर के सख्ती से इससे नहीं गया, शराब और आप जो ये सारा इसको बंद किया जाए। कई राज्यों में चला था, आंध्र प्रदेश में रहा। अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन, ये तो सबको पता है कि जन लोकपाल बिल पास करो 2011 में, जिससे अरविंद केजरीवाल जुड़े रहे। 5 अप्रैल 1911 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन था। यह भी एक प्रकार का कैसा आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, और ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन में इसको भी गिना जाता है, अन्ना हजारे का। इसको तो आप जो भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक था, इसमें एक लोकपाल एक कमेटी है उसको बनाना था जो भ्रष्टाचार की क्या करती थी, जांच कर सकती थी। एक स्वतंत्र कमेटी को लेकर के बात की गई थी। यह भी आंदोलन चला था जन लोकपाल बिल को पास को लेकर के, ठीक। बाद में जन लोकपाल बिल पास भी होता है, ये भ्रष्टाचार को लेकर के, ये भी क्या है, अहिंसक आंदोलन था। और 2012 का निर्भया आंदोलन तो सभी जानते हैं। निर्भया आंदोलन भी एक प्रकार का क्या था, अहिंसक आंदोलन था, जिसमें कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के उस समय की सरकार कानून करती है, बदलाव करती है, तमाम तरह के बदलाव आते हैं। 2012 जो दिल्ली गैंगरेप को लेकर के आंदोलन, ये भी एक प्रकार का क्या था, अहिंसक। इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था और अहिंसक चीज़ों का बड़ा, ये भी अहिंसक, जो महिलाओं को लेकर के उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन चला गया था, निर्भया आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है, शांति आंदोलन। देखिएगा शांतिवाद, देखिएगा शांतिवाद इस विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है कि युद्ध किसी भी हिंसा या किसी भी परिस्थिति का अनुचित है, या किसी भी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से। देखो महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी का शांतिवाद क्या है कि अगर समाज में कोई भी समस्या है
तो उस समस्या को हम शांति के तरीके से क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। समाज में कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई युद्ध है, कोई मारपीट है, तो हम शांति करके, बातचीत करके क्या कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शांतिवाद उन सभी पर लागू होता है जो युद्ध के विरोध में, यानी जो व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता है, जो व्यक्ति लड़ाई, वो सारे क्या है भैया, शांतिवाद के पक्ष में है। शांतिवाद को मोटे तौर पर उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है जिन्होंने युद्ध के मैदान में चल रहे कत्लेआम को दृढ़ता से संवेदना व्यक्त की और सैन्य संसाधनों के विरोध में शांतिवाद को, यानी कहते हैं कि हम लोगों को युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को जो लड़ाई झगड़ा है, जो युद्ध है, उसको कम करना चाहिए, बल्कि हमको शांति, यानी समाज में शांति के प्रयास करने चाहिए। यानी समाज में युद्ध का माहौल ना बने, बल्कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वकालत करनी चाहिए। शांति स्थापित, शांति प्राप्त करने के लिए जिन आवश्यक गुणों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है उनमें है सहिष्णुता, सद्भाव। यानी करें अगर हम लोगों में सहिष्णुता रहेगी, यानी सहिष्णुता का मतलब होता है कि हम किसी धर्म के प्रति या किसी रिलीजन के प्रति हम में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। साथ में हम लोगों में सद्भाव की भावना, यानी एक दूसरे में सद्भाव हो, मेल जोल हो, दूसरा प्रेम भी होना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीजें रहेंगी तो समाज में शांति व्यवस्था जो होगी वह बनी रहेगी। शांतिवाद शांति के लिए क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार से जैसे इन्होंने बताया कि शांतिवाद शांति के लिए युद्ध के एक साधन के तौर पर खारिज करता है। यानी शांतिवाद के जरिए हम क्या कर सकते हैं भैया, युद्ध को खारिज कर सकते हैं। शांतिवाद के जरिए कहा जा रहा है कि हमें दुनिया या विश्व में क्या युद्ध को बढ़ावा नहीं, बल्कि शांति की तरफ जाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इससे पहले तनाव और शांति को कम करने के लिए विचार मौजूद थे। यूनिवर्सल पीस कांग्रेस में भाग लेने वाले सभी लोग शांति और व्यवस्था को प्रभावकारिता को पूरी मानते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के क्रमिक उद्भव लगातार संकटों के युद्धों के बीच। देखो यहाँ पर जो गांधी हैं या गांधी की जो विचारधारा शांतिवाद की विचारधारा है, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। यानी कोई भी युद्ध है, कोई भी लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें कम करना चाहिए, बल्कि हमें शांति को, जब समाज में शांति रहेगी तभी समाज अपना विकास कर सकता है, तभी समाज का डेवलपमेंट हो सकता है। अरे भाई ये बताइए, अगर युद्ध चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी शांति के जरिए, शांति के प्रयासों के जरिए समाज क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है, समाज आगे जा सकता है। ठीक है, शांति के प्रयास होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ पर अपने राष्ट्रों ने पूर्वग्राही नीतियों का समर्थन करके आए, इसलिए शांति सक्रियता ने प्रचलित समय में कहते हैं कि हम लोग जब विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं, साम्राज्यवादी नीतियां अपनाते हैं, तब समाज में अशांति फैलती है। नहीं कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसलिए हो गया कि वहां पर शांतिवाद नहीं था। यानी हमको शांति की तरफ जाना बहुत जरूरी है, और शांति के जरिए हम क्या कर सकते हैं, विश्व का भी वही कल्याण हो सकता है। बहरहाल यह सोचना गलत था कि शांतिवाद ने गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। जब युद्ध अस्पष्ट था, युद्ध विनाश के लिए हो रहा था, उन्होंने शांति के पैरोकार के रूप में बात की। वह कुछ राष्ट्रों के प्रमुख से भी युद्ध के लिए शांति बनाए रखने के सक्षम थे, लेकिन उनकी अपील का कोई, यानी कहते हैं कि भाई जो युद्ध होता है, शांति का प्रयास हर व्यक्ति को करना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो शांति के जो समर्थक लोगों थे उन्होंने कई सारे देशों से बोला भाई लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि इनकी जो शांति की अपीलें थी वह नाकामयाब रही, फिर भी वह युद्ध हो गए। तो कह रहे हैं कि हमको शांति के प्रयास हमेशा करने चाहिए, और शांति के प्रयास अगर होते रहेंगे तो समाज में हिंसा जो होगी या इसको कम किया जा सकता है। पूर्ण शांतिवाद हिंसा को बिल्कुल खिलाफ है। ये जो शांतिवाद क्या कहता है, शांतिवाद क्या है, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है, जो आत्मरक्षा के लिए दूसरों को मारने से इनकार करता है। यानी शांतिवाद कहता है कि आप लोग डिफेंस में भी किसी को मत मारो। सशर्त शांतिवाद आमतौर पर युद्ध को विरोध करता है। यानी जो शांतिवाद कहता है कि भैया युद्ध का समर्थन नहीं करता, युद्ध नहीं होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करो, इसका समर्थन तब करते हैं जब अपने राष्ट्र सुरक्षा के दावे देते हैं, इसलिए सैन्य रक्षा को आवश्यक बताते हैं। करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, शांति के प्रयास ज्यादा करो, जो युद्ध है, जो हथियार है, जो सैन्य साजो सामान है, इनको कम करना चाहिए। ठीक है, चयनात्मक शांति तय करते हैं कि एक सैन्य युद्ध उचित है, आवश्यक है। ये अपने देश के लिए लड़ने से भी इनकार करते हैं। अगर इनका देश अन्यायपूर्ण युद्ध में उतर जाएगा तो दूसरे पर हमला कर देंगे। कहने कि अगर आपका देश किसी भी देश पर हमला कर रहा तो आप उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, ये शांतिवाद बताता है। यानी हम लोगों को
हिंसक नहीं होना है, बल्कि हम लोगों को शांति के प्रयास करने चाहिए। अगर आपका देश ही किसी देश पर हमला करने जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है, तो आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे शांति भंग होती है और कह सकते हैं इससे समाज जो होता है वो आगे नहीं बढ़ जाता। संघर्ष समाधान के लिए शांतिवाद। अगर समाज में किसी प्रकार का संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, या समाज में चाहे जातीय संघर्ष है, समाज में चाहे धार्मिक संघर्ष है, समाज में किसी प्रकार का अगर संघर्ष है, तो उस संघर्ष का समाधान शांतिवाद ही कर सकता है। चाहे वो राष्ट्रीय संघर्ष है, चाहे देशों के बीच में संघर्ष है, चाहे देश के अंदर में संघर्ष है, या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी संघर्ष है, हर संघर्ष का समाधान शांति के जरिए ही किया जा सकता है और शांतिवाद ही सभी संघर्षों का समाधान में उपयुक्त हो सकता है। इसलिए तुम लोगों ने देखा ना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हमेशा क्या करता है, पीस की बात करता है, शांति की बात करता है। शांति के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सभी संघर्षों का समाधान, कहीं पर भी किसी प्रकार का, चाहे जातीय संघर्ष हो, चाहे धार्मिक संघर्ष हो, या दो देशों के बीच में लेकर के संघर्ष हो, चाहे जमीनी विवाद हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, सभी प्रकार का संघर्ष शांतिवाद के जरिए ही समाधान इसका किया जा सकता है। यही क्या है, किसी प्रकार का टकराव हो, सभी टकराव हो, चाहे देश के अंदर में हो संघर्ष, ये क्या समाधान शांति के प्रयास के जरिए ही किया जाएगा। ठीक है। गांधी और शांतिवाद। गांधी हमेशा शांतिवाद के प्रतीक थे और गांधी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते थे, इसलिए गांधी हमेशा शांति के प्रयास करते थे। और गांधी क्या भैया शांतिवाद के बड़े समर्थक हैं। वो कहते हैं कि विश्व में शांति होनी बहुत जरूरी है और शांति के जरिए क्या हो सकता है, आगे हम जा सकते हैं। और गांधी तो भैया आध्यात्मिक शांति की बात करते थे। किसकी? आध्यात्मिक शांति की बात करते थे, यानी हमें अध्यात्म की ओर, अपनी सभ्यता संस्कृति की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। यानी हमें हिंसा या युद्ध के तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें शांति के जरिए जाना ही चाहिए, क्योंकि उसमें हम अध्यात्म को पा सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी क्या है, शांति के बड़े पैरोकार हमें दिखाई देते हैं। वह नैतिक श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं, जो राज्य के साथ साथ सभी पक्षों के स्तर पर विवाद को निपटाने के लिए व्यक्ति को, यानी कहते हैं कि व्यक्ति की ही नैतिक जिम्मेदारी है कि वह शांति के लिए प्रयास करे। यानी व्यक्ति को कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार की काम न करे, हमको शांति के प्रयास अपने स्तर पर करने चाहिए। गांधी युद्ध को खारिज करते हैं। गांधी का युद्ध में किसी प्रकार का विश्वास नहीं। गांधी ने महसूस किया कि शांति स्थापित करने के लिए, काम करने के लिए कुछ तरीके हैं जिसको हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है। गांधी ने सत्याग्रह की सिफारिश पर सैन्य बल को छद्म के रूप में बताया, जो अहिंसा की अपनी पद्धति थी। यानी गांधी क्या कहते हैं भैया कि जो युद्ध है उससे किसी का भला नहीं हो सकता है, हमें शांति के जो प्रयास हैं लगातार करने चाहिए। ठीक है। या शांति का प्रयास या शांति के लिए जो वार्ता है होनी चाहिए, यानी समाज में शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें 9.5 में देखेगा प्रमुख शांतिवादी लियो टॉल्स्टॉय। देखो लियो टॉल्स्टॉय जो है ये भी शांतिवादी था और गांधी से बड़ा प्रभावित था। इसने कई मौकों पर इसने संवाद गांधी से किया है और उन्हें गांधी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। कौन? लियो टॉल्स्टॉय जो था। और ये गांधी का एक प्रकार से कहते रूस का था। ठीक है। और ये भी शांतिवादी था और ईसाई धर्म में शांति की बात करता था, क्योंकि ईसाई धर्म में एक प्रकार से जिस प्रकार से हिंसा थी उसका विरोधी था। और गांधी को एक अपना क्या मानता है तो गुरु। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं और महान शांतिवादी थे। उन्होंने हिंसा और युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की वकालत की। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये भी शांति की बात करते थे। वो भी कहते थे जो भैया युद्ध है, जो हिंसा है, ये खत्म होनी चाहिए। उसके बाद है एमिल। ठीक है। एमिल भी कहता है कि अहिंसक संघर्ष समाधान के समर्थक है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में शांतिवाद शब्द का प्रस्ताव रखा। वह न्याय, मानवता, सद्भाव, सहिष्णुता, अपने पर भी, यानी ये भी क्या कहते हैं, ये अहिंसक जो संघर्ष है उसमें समाधान, यानी ये भी शांति के प्रतीक हैं। अगले जितने भी लोग हैं, खास तौर से जॉर्ज हैं या मार्टिन लूथर किंग हैं, मार्टिन लूथर किंग को जरूर याद नाम लिखना। ठीक है। यह एक प्रसिद्ध नेता है जो अमेरिकी नागरिक आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया। किंग जूनियर महात्मा गांधी के विचारों के कट्टर अनुयायी थे। कट्टर अनुयायी का मतलब समझते गांधी को खूब मानता था। उन्होंने अहिंसक सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार किया। शांति और सहिष्णुता के लिए उन्होंने दृढ़ता से अहिंसक आंदोलन का सबसे सम्मानित नेताओं से एक बना दिया। जो मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है गांधी से बड़ा प्रभावित है, गांधी का कट्टर समर्थक है, गांधी को खूब मानता है। या सेल्फी स्कोल है या जितने भी थिंकर हैं, अगर इसमें
ये देखो, एक काम कीजिएगा, आपको जो जो थिंकर याद होते हैं 8, 10 या 2, 5 जितने याद होते हैं आप इनको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रमुख शांतिवादी कौन कौन से हैं, या शांतिवादी कौन है, या शांतिवाद ही लिख रहे हो तो उसमें भी कुछ प्रमुख शांतिवादों का नाम लिख दोगे तब भी चल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में जो चीजें नहीं पूछी जाती उनको भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए या 4 पेज पहुंचाने के लिए भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता है 2-4 लोगों के बारे में तो लिख देंगे, इससे कोई हानि नहीं होगी बल्कि फायदा ही होगा आपको एग्जाम में। ठीक है। या महिला आंदोलन, यानी ऐसे आंदोलन जिनमें महिलाओं का बड़ा रोल रहा, बड़ा आंदोलन। अब भारत में कौन कौन से महिला आंदोलन है जिनमें महिलाओं ने अपना विशेष योगदान दिया है, खास तौर से हम उन आंदोलनों की बात करेंगे। सबसे चलते हैं महिला आंदोलन। महिला आंदोलन जो सबसे आंदोलन उसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लिया, पेड़ों से लिपट गई थी, क्योंकि महिलाओं को भाई, क्योंकि महिला है, घर में खाना बनाती है, चूल्हा चौका वही करती है, तो भाई अगर पेड़ कट जाएंगे तो खाना कहाँ से बनेगा, लकड़ी कहाँ से। इसलिए महिलाओं ने अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए उन्होंने जंगलों से कटने से बचाया, यानी महिलाओं का बड़ा योगदान है। चिपको आंदोलन जो है महिलाओं से काफी प्रभावित है और महिलाओं का भी एक क्या चिपको आंदोलन बड़ा योगदान। प्रमुख फर्स्ट महिला आंदोलन कौन है, वह हमारा चिपको आंदोलन, क्योंकि महिलाओं को जिन समस्याओं को समस्या का सामना करना पड़ता है वह चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, क्योंकि उनको संसाधन, भाई जंगल से सारे संसाधन मिलते हैं ना, घर का चूल्हा चौका बर्तन खाना बनाना कौन देखती है, महिला देखती है। अरे भाई जब जंगल ही कट जाएगा तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से बनेगा। तो महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और महिलाओं ने कह सकते हो कि चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। ठीक है। अगला जो आंदोलन है वो नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन महिलाओं की बड़ी भूमिका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में सेव द नर्मदा मूवमेंट मूल रूप से विकास को नियमित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन देखोगे तो इसमें जो महिलाएं थी उनकी एक बड़ी रोल है, खासतौर से जैसे मेधा पाटेकर हैं जो इसकी बड़ी लीडर या नेता मानी जाती हैं, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन। और देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए हो रहा था कि जो सरदार सरोवर डैम है वो बन रहा था नर्मदा नदी पर, और भाई किसी भी नदी पर अगर कोई बांध बनता है तो बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं उनको हटा करके कहीं दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, इसलिए ये आंदोलन चला। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था, उनकी भी भागीदारी ज़्यादा थी। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन उसके नेता कौन है, जैसे मैंने आपको बताया मेधा पाटेकर, जिसके नेतृत्व में यह पूरा आंदोलन चला था। वो आज भी जीवित हैं, ज़्यादातर लोग आज जीवित हैं, मैं बताऊंगा उनके बारे में। मेधा पाटेकर थोड़े दिन पहले केजरीवाल से साथ भी जुड़ी हुई थी भाई मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे भूख हड़ताल करना, सद्भावना यात्रा निकलना या जनसंचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, इस प्रकार की चीज़ें की जा रही थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में। अगला जो आंदोलन है दहेज विरोधी आंदोलन। दहेज विरोधी आंदोलन तो सभी जानते हैं। दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में अस्तित्व में आया। प्राचीन काल से हमारे समाज में एक भाई बड़ी बुराई थी दहेज। ठीक है। इस कारण लोग अपने परिवार की लड़कियों के जन्म को बोझा मानते थे और लड़कियों को मार देते थे। 1980 के दशक में सभी हिस्सों में दहेज की खबरें आने लगी। दहेज के खिलाफ शांत विरोध एक मजबूत आंदोलन बना। 1977 में आंदोलन को गति मिली और महिला दहेज को लेकर किए जाने वाले अपराधों को विशेषकर हत्या और आत्महत्या के लिए खिलाफ खड़ी हो गई। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यहाँ पर कह सकते दहेज विरोधी आंदोलन हुए। दिल्ली में दहेज और दहेज को लेकर के होने वाले अपराधों में पहली बार महिला दक्षता समिति ने उठाया। स्त्री संघर्ष एक नारीवादी संगठन था जिसने कह सकते दहेज उत्पीड़न को मुद्दा बनाया। 1 जून 1979 को एक विरोध जुलूस का आयोजन किया गया जिसमें दहेज को लेकर के तजविंदर कौर, नाम याद रखना, तजविंदर कौर की हत्या करके उनकी सास और ननद ने कर दी। यानी कह सकते जो दहेज विरोधी आंदोलन जिसमें कह सकते जो दहेज लिया जाता था। देखो भाई आप सबको होता कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, अगर माँ बाप दहेज नहीं दे पाते ना तो लड़कियों को कई बार मारा जाता, पीटा जाता, कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती, कई बार उनकी डेथ भी कर दी। ऐसे आप सबने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल में नाटक वाटक देख रहा होगा ना, जो क्राइम पेट्रोल आता है, जो क्राइम स्टोरी आती है, उसमें तो बहुत सारी थे भाई दहेज नहीं दिया है तो लड़की को मार दिया, जान से मार दिया, इस प्रकार की चीजें तो होती रहती हैं। तो दहेज विरोधी आंदोलन कह सकते महिलाओं के द्वारा चला गया था, क्योंकि इस प्रकार से भी बड़ी समस्या थी दहेज को लेकर के। ठीक है। अब ये इलाके कौन कौन से, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर ये आंदोलन मुखर रहा, खासतौर से दहेज विरोधी आंदोलन। उसके बाद है निषेध आंदोलन। निषेध आंदोलन वही शराबबंदी में, अरे भैया शराबबंदी में महिलाओं की बड़ा योगदान है। नशीले पदार्थों के सेवन, खासतौर से अगर मैं बिहार की बात करूं या मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं या मैं गुजरात की बात करूं तो बिहार को खासतौर से आप लिख कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। भाई नीतीश कुमार बिल्कुल बाकायदा कहते हैं कि महिलाओं की बड़ी
महिलाओं का मैंने हमने वादा पूरा कर, क्योंकि बिहार की महिलाएं चाहती थी कि वहां पर शराबबंदी हो, क्योंकि भाई पति जो उनका है वो शराब पी करके आता है, उनको मारता है पीटता है, इसलिए महिलाओं ने इसमें शराबबंदी को लेकर के महिलाओं ने हमेशा जुलूस निकाला। कई बार देखा होगा कि शराब की दुकानें कहीं बार खुल जाती तो महिलाएं शराब की दुकानें के बाहर जाकर के क्या करती हैं, धरना देती हैं, प्रदर्शन करती हैं कि शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। यानी शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका हमें दिखाई देती है, क्योंकि शराब पी करके जब पति आता है तो उसको आकर के मारता है, साथ ही घर परिवार का नाश होता है शराब पीने से। दूसरा, जो घर की सारी संपत्ति हो बिल्कुल चली जाती है। तो महिलाओं का कह सकते हैं शराबबंदी या निषेध आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है। गुजरात में शराबबंदी हुई, आंध्र प्रदेश में शराब को लेकर के आंदोलन चला, बिहार में लेटेस्ट में अगर शराबबंदी हुई है, तो कह सकते हैं इस शराबबंदी आंदोलन में महिलाओं की भी एक हमें बड़ी भूमिका दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो आंदोलन खाप पंचायतों का आंदोलन, देखो आप सबको पता है कि हरियाणा में जो खाप हैं ये बड़ी रही हैं, और खास तौर से जो लड़की होती, जो महिलाएं होती थी, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं देती थी। इसमें कह सकती है एक जो समाज सुधारक, उनका नाम है जगमती सांगवान, क्या नाम है उनका, जगमती सांगवान, हरियाणा से आती हैं। इन्होंने कह सकते हैं कि जो खाप पंचायत होते हैं इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन, महिलाओं को लेकर के आंदोलन, कि भाई महिलाओं को भी, लेडीज को भी अधिकार, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि हरियाणा की जो खापें होती हैं, खाप पंचायत होती हैं, महिलाओं को लेकर के इनका बड़ा रूढ़िवादी रवैया है। जीन्स नहीं पहनना है, लड़की को मोबाइल नहीं रखना, इस प्रकार के जो होती थी, इसको लेकर के उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था महिलाओं को लेकर के। और खास तौर से नाम आपको याद क्या रखना है, खाप पंचायतों में जगमती सांगवान, ये इसके बड़ी इनके नेतृत्व में क्या चला था, ये पूरा आंदोलन चला था। ठीक है, उसके बाद है गुलाब गैंग। गुलाब गैंग ये 2002 में आया था, जहां पर महिला, बोलिए हेलो, पता था गुलाब गैंग 2000, ये उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वहां पर जो बदौसा है, वहां की सुमन चौहान ने 2002 में सामना एक ऐसी घटना से हुआ जिसके उसकी दोस्त को उसके शराबी पति ने बुरी तरह पीटा। सुमन ने कुछ दोस्तों और पड़ोसी को इकट्ठा किया और अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसके शराबी पति को लोगों के सामने पीटा। इस घटना का बदौसा में महिला रक्षकों के समूह का जन्म हुआ। ये गुलाब गैंग यानी जो महिलाएं होती है, जैसे मान लो गुलाब गैंग एक प्रकार से दबंग महिलाएं हैं। गुलाब गैंग इनकी पगड़ी है, एक प्रकार की चीजें चलती हैं। आपने मीडिया में इनका नाम सुना, गुलाब गैंग जो है ये यूपी का जो बांदा जिला है वहां पर एक प्रकार से चीजें हुई थी। ठीक है, हेलो, महिलाओं की समस्या को लेकर के नहीं, बल्कि जितने भी सामाजिक समस्या हैं उन सभी सामाजिक समस्याओं के लिए ये क्या करती है, आंदोलन करती है। जैसे कोई भी, जैसे जमाखोरी है, सूदखोरी है, जाति भेदभाव है, इन सभी सामाजिक बुराइयों के लिए क्या करती हैं, खड़ी होती हैं। गुलाब गैंग जो है गुलाबी साड़ी पहन करके, हाथों में बांस की लाठियां लेकर के, गुलाबी गैंग की महिलाएं अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हिंसा का अक्सर सहारा लेती हैं। जो गुलाब गैंग क्या करती है, हिंसा का सहारा लेती है। इसकी जितनी महिलाएं थी गुलाबी साड़ी पहनती, इसलिए इनका नाम भी है गुलाब गैंग, क्योंकि गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं और हाथ में भैया लाठी लेकर के चलती है। ठीक है, एक प्रकार से हिंसा का सहारा लेती है गुलाब गैंग। ठीक है, महिला का आंदोलन है, बड़ी वैसी होती हैं, अगर आपने कुछ कर दिया तो आकर के आपको सीधा कर देंगी। महिला आंदोलन है कि मणिपुर की आसफा, ये जो आसफा का जो पूरा आंदोलन है, अगर आप देखोगे तो वहां का जो नियम कानून है उसको लेकर के ये आसफा ने जो मुद्दा चलाया था, ये मणिपुर में एक महिला है जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। ठीक है, जिसको शर्मिला टैगोर का नाम आप सबने सुना ना, जो 90 समय तक लगभग 16 वर्षों तक उन्होंने उपवास किया था और जागरूकता फैलाई थी शर्मिला टैगोर ने। इसी को आसफा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर चला भैया, मणिपुर में। ठीक है, इसको चलाया गया था। अगला जो आंदोलन है निर्भया आंदोलन। निर्भया आंदोलन तो सभी लोग आसफा आंदोलन किसके ऊपर है? नेक्स्ट जो आंदोलन है निर्भया आंदोलन, तो जैसा कि दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में एक जघन्य अपराध को देखा जिसमें महिला मेडिकल छात्रा, जो सभी जानते हैं कि जो निर्भया नाम से जाना जाता है, ये भी एक प्रकार का महिला आंदोलन ही माना जाता है, जिसमें कहते हैं लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सोशल मीडिया ने इसको झकझोर कर दिया, लोगों ने अपनी तस्वीर पर काले धब्बे में बदल दिया, लाखों लोगों ने इस घटना का विरोध किया और याचिका पर हस्ताक्षर किए। आंदोलन की व्यापक और तीव्रता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं चलाई। तो ये सारे महिला आंदोलन को याद रखना। महिला आंदोलन पूछे जा सकते हैं, कोई भी आ सकता है, और सारे महिला आंदोलन आपको लिखने पड़ेंगे। कोई ना कोई आंदोलन इस बार जरूर आएगा, इसलिए सारे आंदोलन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ, सारे जितने आंदोलन बताए हैं इन सबको हेडिंग बनाना है और हेडिंग लिख करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्या है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। पर्यावरण को लेकर के कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, खास तौर से इसको देखेंगे। तो पर्यावरण पहला जो संबंधी आंदोलन है, अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट को लेकर के जो है चिपको आंदोलन।
बार बार कई सारे आंदोलन इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण आंदोलन में भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर पेड़ों को काटने को लेकर के आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड का जो गढ़वाल जिला है वहाँ पर किया गया था, जहाँ पर महिलाओं ने गांव में आकर के, यानी पेड़ों से लोग जो चिपक जाते थे, पेड़ों को कटने नहीं दिया गया था, जो चला गया था। अरे टिहरी और गढ़वाल इलाके में चला गया थे, 2 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा, इनका काफ़ी बड़ा रोल इस आंदोलन में माना जाता है। उसके बाद है पर्यावरण आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक पर्यावरण आंदोलन ही था। नर्मदा बचाओ आंदोलन को मैंने बता रखा क्यों हुआ था, रीजन क्या है, इसलिए पर्यावरण बचाओ आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा आंदोलन है पर्यावरण को लेकर के, साइलेंट वैली आंदोलन। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एक केरल का जो इलाका है ना, वो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी की जब सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी ना वहाँ पर एक योजना लगाई गई थी, विद्युत योजना थी, बिजली परियोजना लग रही थी, और वहाँ पर इसको बड़ा आंदोलन किया, साइलेंट वैली, क्योंकि जो केरल है ना वो वहाँ पर प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और वहाँ पर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वहाँ पर एक विद्युत परियोजना लेकर गई थी, और वहाँ पर भाई विद्युत परियोजना लगती तो क्या होता है कि वहाँ पर भाई जो जंगल थे, जो एक प्रकार से इन्वायरमेंट था, उसको बहुत क्षति पहुँचती। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया था, साइलेंट वैली आंदोलन चला था। 1986 का ये आंदोलन है, ठीक है। खास तौर से कांग्रेस की उस समय सरकार थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर लिखना केरल राज्य विद्युत बोर्ड, जिसके जरिए एक योजना थी, इसका नाम केरल राज्य जो विद्युत बोर्ड था, कांग्रेस की अकॉर्डिंग ही चला था, इसको लेकर के आंदोलन था। क्योंकि वहाँ पर सरकार क्या एक बिजली विद्युत परियोजना थी, जिसके जरिए वहाँ पर विद्युत परियोजना लगती, उसके लेकर के विरोध किया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन जो है 1980 में देश में ध्यान में तब गया जब हर जगह सरकार की इस परियोजना विकास आई। 1970 में कह सकते हैं पूरा 1976 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने बांध बनाने की योजना का ऐलान किया और ये बढ़ गया। इस आंदोलन में आने वाली पीढ़ियों ने एक स्वर में पर्यावरण की रक्षा के लिए ध्यान दिया। मैकाले लंगूर का संरक्षण सदाबहार जंगलों के पूर्ण विनाश से बचाने के लिए अहिंसक संघर्ष रहा। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन, नेचुरल बॉम्बे हिस्टोरियन, इन लोगों का इसमें बड़ा है। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है अगर आप देखोगे तो इसमें मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, सुनीता नारायण, ये बड़ी शख्सियत माने हुए हैं। ये भारत में जितने आंदोलन, ये काफ़ी बड़े नाम है। मेधा पाटेकर आंदोलनकारी है, सुंदरलाल बहुगुणा आंदोलनकारी है, बाबा आमटे और सुनीता नारायण, इनको कह सकते बड़े आंदोलनकारियों में इनका नाम आप जरूर याद रखना, ठीक है। अगला जो पर्यावरण आंदोलन है जल संरक्षण आंदोलन, जल को बचाने के लिए 2000 में चलाया गया था जल संरक्षण आंदोलन, ताकि हम जल को बचा सकें, पानी को बचा सकें, ठीक है, इसको चला गया था। ये भी एक क्या है, पर्यावरण आंदोलन के रूप में। अगला है ग्रीन पीस आंदोलन। जो ग्रीन पीस आंदोलन ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। खासतौर से ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन है जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। अमेरिकी परमाणु हथियारों का विरोधी हिंसक, यानी जो अमेरिका जो इतने सारे परमाणु हथियार बना रहा है उसके विरोध में चला गया था। ग्रीन पीस संभवतः सबसे कामयाब पर्यावरण आंदोलन था जिसने अहिंसक तरीके से आंदोलन किया। निश्चित तौर पर ऐसे आंदोलन था जिसमें वैचारिक दर्शन स्पष्ट था। नहीं कह सकते कि ये अमेरिका, देखो जो पूरी दुनिया में जो हथियार बन रहे हैं, जो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसको लेकर के आंदोलन। तो ग्रीन पीस आंदोलन कब चला था? 1971 में। ये भी एक क्या है, एक पर्यावरण आंदोलन है, पर्यावरण मूवमेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। तो पर्यावरण आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने आंदोलन सबका नाम याद रखना है और कौन सा आंदोलन क्यों चला है, उसका कारण क्या, उसका रीजन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, सामाजिक सद्भाव, ठीक है। तो अगर हम सामाजिक सद्भाव की बात करें, यानी समाज में एक भाईचारा बने, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्टली सामाजिक सद्भाव। देखिएगा सामाजिक सद्भाव क्या होता है, इस व्यक्त में अव्यक्त ब्रह्मांड में सद्भाव की विभिन्न परिस्थितियों को बताया गया। देखो सद्भाव को लेकर के बात करूँ, सद्भाव प्रकृति की प्रत्येक शक्ति के बीच में होता था, संतुलन कायम करना। ये शक्ति एक दूसरे को प्रभावित करती है, यानी सामाजिक सद्भाव का मतलब यानी जो इंसान है वो एक दूसरे का क्या करे, सहयोग करे। सामाजिक सद्भाव हमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सामाजिक सद्भाव क्या है, एक सामाजिक व्यवहार है जहाँ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों, प्राणियों से क्या करता है, धार्मिक या नस्ल से संतुष्ट और नियंत्रित करने की साझेदारी होती है। उन व्यक्तियों की स्थिति को नियंत्रण, यानी सामाजिक सद्भाव का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से क्या साझेदारी करता है। जैसे मान लो कि मैं हूँ,
यानी मैं हूँ और मैं दूसरे लोगों से एक प्रकार से भाई अच्छे व्यवहार बनाता हूँ, अच्छे रिलेशन बनाता हूँ, इससे क्या समाज चलता है, यही सामाजिक सद्भाव है। सामाजिक सद्भाव विविधता में एकता की बात करते हैं। सद्भाव क्या कहता है कि जो विविधता है, डाइवर्सिटी में एकता की बात करता है। सद्भाव तब कायम होता है जब कई चीज़ों का महत्व कम होगा, एक प्रकार की एकता। जहाँ विविधता नहीं होती वहाँ सद्भाव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जहाँ विविधता कम अनुपात में होगी वहाँ सद्भाव नहीं होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है जहाँ जितनी विविधता में एकता होगी तो सद्भाव उच्च होगा। ठीक है, जैसे पश्चिम में सद्भाव, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई पश्चिम में जो है वहाँ पर सद्भाव नहीं, आपस में मेल जोल नहीं है, आपस में सारी चीज़ें। सद्भाव का मतलब है कि जो लोग हैं आपस में, लोगों में नैतिकता हो, आपस में लोग एक दूसरे में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें, क्या करें, सद्भावना की भावना है। सद्भाव यानी एक प्रकार से एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे की मदद करना है। जैसे मान लो कि हमारे देश में क्या भाई हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, लेकिन सब में क्या है, मिलजुल करके रहना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। उसी प्रकार से जैसे हमारे समाज में क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, फिर भी हमें क्या एक मिलजुल करके रहना चाहिए। सामाजिक सद्भाव की क्या है, बहुत ज़्यादा जरूर। जब समाज में सद्भाव रहेगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगा, तभी समाज का विकास हो पाएगा। अगर समाज में सद्भाव नहीं रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में हिंसा बढ़ेगी, समाज में तनाव बढ़ेगा। इसे सामाजिक सद्भाव बन रहेगा तो समाज क्या होगा, अग्रसर हो सकता, समाज आगे जा सकता। अगर सामाजिक सद्भाव नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेल जोल नहीं रहेगा तो समाज में क्या रहेगी, कई प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती। क्योंकि हर समाज में देखोगे तो कई प्रकार की जातियां होती, कई प्रकार के धर्म होते हैं, कई प्रकार की विचारधारा, लेकिन उन सभी में क्या एक प्रकार के एक लेवल पर उनमें क्या एक लेवल पर आकर के उनमें एकता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप में एकता होनी क्या है, बहुत जरूरी है। ये सामाजिक सद्भाव की वही बातें कर रहे हैं। सामाजिक सद्भाव या आप में आप किसी प्रकार के क्या है, एक दूसरे का सहयोग करना सद्भाव को। जैसे सद्भाव का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बता रखा ना, सद्भाव का वर्गीकरण, सद्भाव और संघर्ष की अनुपस्थिति में एशियाई परिवारों में खुशहाल परिवार के गुणों के रूप में जाना जा सकता है। सद्भाव के वर्गीकरण क्या है, जैसे परिवार है, व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। उसके परिवार की स्थिति, उसके परिजन विशेषकर अभिभावक उसके द्वारा ही उसके गुणों को विकसित करते हैं। जब भाई कहते नहीं कि पता जिस परिवार में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके जो सद्भाव होते हैं, जो गुण होते हैं, परिवार से पहले मिलते हैं। दूसरा जो सद्भाव होता है राष्ट्र और सरकार से भी निर्मित होता है। राष्ट्र वह स्थान है जहाँ व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है और विभिन्न प्रकार के काम करता है और अपने अन्य देशों के व्यक्ति की प्रतिबद्धता सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करती है। सरकार की क्षमता शांति, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी देना होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर सामाजिक सद्भाव होगा तो क्या होगा, स्पष्टता होगी, ईमानदारी होगी, न्यायपूर्ण होगा, उत्तरदायी होगा। जो हमारे संगठन होते हैं, जैसे एक व्यक्ति विशेषज्ञ या सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, वह किसी न किसी संगठन का व्यक्ति होता है। जो संगठन होते हैं वह भी उनमें सद्भाव की भावना को जगाते हैं। समुदाय, आस पड़ोस, एक पुरानी कहावत है ना, एक व्यक्ति अपने दोस्त के जरिए जाना जाता है। तो व्यक्ति के मानसिक स्थिति उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए समाज यानी कह रहे हैं कि हम जैसे समाज में रहते हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस सामाजिक सद्भाव, जैसे मान लो जैसे आपका घर परिवार है तो आपकी उसी प्रकार की विचारधारा होगी, सोच होगी, मेंटलिटी होगी, आपका व्यवहार वैसे होगा। तो जैसे हमारा समाज होता है, जैसे परिवार होता है, जैसे देश होता है, उसी प्रकार की हमारी सोच। यानी कह सकते हैं कि जब परिवार से अच्छे गुण मिलेंगे तब व्यक्ति में सामाजिक सद्भाव की जो भावना होगी वह ज़्यादा बनेगी। या कह सकते हैं जब राष्ट्र होगा, यानी हम लोगों में ईमानदारी है या स्पष्टता है या एक प्रकार से एक दूसरे में सहयोग की भावना है, तो ये सारी चीज़ें हमें परिवार से मिलती हैं, देश से मिलती हैं, समाज से मिलती हैं। इस सामाजिक सद्भाव मनुष्यों में होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसी को लेकर के यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। ठीक है, बहुत देखो ना, जैसे आदर्श परिवार होते हैं तो उनके बच्चे किस प्रकार से होते हैं। जैसे किसी को अगर कोई बच्चा दुष्टता करता है या गलत काम करता है, हम लोग तो पता नहीं इसका कैसा परिवार है, परिवार वालों ने पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया। तो ये क्या सिखाएगा, मतलब क्या, भैया अच्छी बातें नहीं सिखाई, सामाजिक सद्भाव नहीं सिखाई, इसलिए गलत काम करा, तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, आलोचना करते उनकी ना। तो क्या है भाई, सद्भाव की जो भावना होती है परिवार से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, समाज से मिलती है, आस पड़ोस से मिलती है, राष्ट्र से मिलती है। यानी इस जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, जो हमें इंसानियत है, भाईचारा है या एक दूसरे के सम्मान की भावना है, यही सद्भाव को लेकर के यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, कल बना रखी है ना सद्भाव को लेकर, जैसे परिवार है, राष्ट्र, सरकार है, संगठन है, समुदाय है, और इसमें लक्ष्य क्या होता है और अंतिम लक्ष्य क्या है। इस टेबल से ना आप सद्भाव को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में सद्भाव पूछा जाता है तो आप इस टेबल को भी बना सकते हैं, जो फ्लो चार्ट बना रखा है, और इसको आगे
चल के आप इसको एक्सप्लेन भी सकते हैं। तो इसलिए जो सद्भाव वाला है इसमें आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लेना अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी पर शिक्षा के क्या विचार हैं, एजुकेशन को लेकर के क्या कहते हैं। महात्मा गांधी संकीर्ण शिक्षा को लेकर क्या बोलते हैं और व्यापक शिक्षा को लेकर क्या बोलते हैं, देखिएगा। हम चलते हैं, देखो संकीर्ण शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो स्कूली पाठ्यक्रम होता है, जैसे हम लोग उसको संकीर्ण शिक्षा बोल रहे हैं। जैसे भाई कि किताबें हैं, कॉपियां हैं, लिखी पढ़ी हैं, कोई आकर के उनको पढ़ा रहा है, उनको नहीं, बाहरी ज्ञान जब हम देने की बात करते हैं यानी उसमें डालने की कोशिश करते हैं। यानी स्कूलों में प्रवेश लेने से पहले बच्चों में मानसिक विकास करना। जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार है संस्कृति जो पीढ़ीगत उद्देश्य होता है अपने उत्तरदायी को देती है ताकि कम से कम उन्हें उतना योग बनाया जा सके, यदि संभव हो तो सुधार के। महात्मा गांधी जो हैं संकीर्ण शिक्षा का मतलब क्या है कि जो अंग्रेजी की शिक्षा पॉलिसी है, जो अंग्रेजी शिक्षा नीति है, उसके क्या है समर्थन नहीं करते हैं। संकीर्ण शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो आज हमारी शिक्षा पद्धति है, भाई आज हमारी शिक्षा पद्धति में क्या है कि कोई बच्चा है अगर एडमिशन लेता है तो क्या है, ये उसको एक किताब मिलेगी, कॉपी मिलेगी, उसको पढ़ेगा, उसको एक टीचर आएगा बताएगा। यानी उसमें बाहरी ज्ञान है हम ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं, बल्कि व्यक्ति का जो आंतरिक विकास है वो उसमें नहीं हो पाता है, ठीक है। आंतरिक विकास जो होता है नहीं। संकीर्ण शिक्षा का मतलब ये है कि स्कूल में सिखाई जाने वाली शिक्षा को हम संकीर्ण शिक्षा बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक आपको रटा रटाया जो सिलेबस है वही पढ़ाया जा रहा है। क्या सिलेबस पढ़ाया, यानी एक रटा रटाया ज्ञान है। वहाँ पर आकर के क्या कर रहा, कोई बोल रहा, आपको कोई बता रहा कि ये ऐसा है वैसा, आज के बहुत समय पहले। यानी हम क्या कर रहे हैं, रटी रटाई जो शिक्षा स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम संकीर्ण शिक्षा बोलते हैं। क्योंकि संकीर्ण शिक्षा में क्या था, जो रटा रटाया ज्ञान होता है जो स्कूल में सिखाया जाता है उसमें व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, व्यक्ति चीजों को नहीं समझ पाता, बल्कि उसमें जो बताया जा रहा है उस वही सीख रहा, ठीक है। इसी को संकीर्ण शिक्षा बोली जाती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी चीजें प्रभावित होती। गांधी जी कहते हैं कि व्यापक शिक्षा या व्यापक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति स्वयं सीखे, या उसमें क्रिएटिविटी आए, या चीज़ों को बेहतर, यानी इंसान बेहतर बने। क्या बने, इंसान बेहतर बने। उनमें शांति है, सद्भावना है, भाईचारा है, या इस प्रकार के जो गुण हैं उनमें ज़्यादा विकसित होने की क्या बात की जाती है, ठीक है। ये क्या है व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा को आप लोग कह सकते हैं कि व्यापक शिक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति की जो आंतरिक गुण है उनका विकास होना, व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास होना शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ठीक है। इसको लेकर के कई सारे लोग इस व्यापक शिक्षा पर जोर देते हैं। देखो जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग क्या, हमारा आंतरिक विकास नहीं बल्कि एक बाहरी ज्ञान हमको दिया जाता है जो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है। और व्यापक शिक्षा का मतलब है कि हम लोग इस प्रकार से शिक्षा पद्धति चलाएं जिसमें जो स्टूडेंट है उसके अंदर का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, ताकि वह आंतरिक विकास उसका ज़्यादा हो, आंतरिक ज्ञान ज़्यादा हो, यानी वो खुद सीखे, खुद जाने, उसमें इनोवेशन जैसी चीज़ें खुद आए, या वह उसकी जो बुद्धि है, जो दिमाग है, माइंड हो, ज़्यादा डेवलप हो। बल्कि हम उसको रटा रटाया ज्ञान ना पढ़ाएं, बल्कि उसकी बुद्धि का विकास करें, वह सभी चीज़ों को स्वयं सीखे, ठीक है। यही व्यापक शिक्षा का अर्थ है, यही संकीर्ण शिक्षा का अर्थ है, ठीक है। अगला, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखो शिक्षा का उद्देश्य, महात्मा गांधी की शिक्षा का उद्देश्य जो है सार्वभौमिक है और शाश्वत है, ये परिवर्तनशील होते रहते हैं। यानी शिक्षा का उद्देश्य ना हमेशा बदलता रहता है, कभी शिक्षा का उद्देश्य कुछ था, कभी शिक्षा का उद्देश्य कुछ था। महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी शिक्षा का मतलब क्या, वो कहते हैं भैया कि व्यक्ति का स्वयं विकास हो, उसको रटा रटाए नहीं। महात्मा गांधी क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेज इसलिए भारत को शिक्षित कर रहे हैं जो आधुनिक शिक्षा है, ताकि इससे भारतीय अगर पढ़ता भी तो सिर्फ कलर का बन पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास ही असली शिक्षा है। मोस्टली हम शिक्षा में क्या करते हैं कि उसको रटा रटाया ज्ञान पढ़ा रहे हैं, जो पहले से लिखा गया है या सालों पहले की जो किताबें बुकें हैं हम उसको पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य हमेशा बदलता रहा। कभी शिक्षा का उद्देश्य कुछ था, कभी शिक्षा का उद्देश्य एक समाज बना था, एक आदर्शवादी समाज बनाना था। कभी शिक्षा का उद्देश्य रहता कि भाई व्यक्ति को हम ऐसे बना दे ताकि कोई नौकरी पाले। कभी शिक्षा का उद्देश्य रहता कि समय बेसी शिक्षा, सबको शिक्षित बनाना है, सबको पढ़ा। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है हर समय बदलता रहता है। आज तो शिक्षा का उद्देश्य क्या बन गया, सिर्फ वो एक नौकरी मिल जाए, उसको रोटी रोजगार के साधन तक ही शिक्षा सीमित रह गई है।
बल्कि शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं कि एक नौकरी पा जाना शिक्षा है, बल्कि शिक्षा का मतलब कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति का सभी मामलों में विकसित होना बहुत। ये शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि भाई कल जाकर के फलानी नौकरी करनी है, ये नहीं, बल्कि व्यक्ति का पूरा डेवलपमेंट हो, विकास हो, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा के जरिए व्यक्ति का विकास होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम शिक्षा के जरिए क्या करते हैं, उसको रटा रटाया ज्ञान दिलाते हैं जिससे व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा। वो हम तो बाहरी ज्ञान देते हैं लेकिन उसके गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है व्यक्ति में जो होना चाहिए। जैसे शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं भाई, शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, जब हम ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे बच्चा रोटी रोजगार कमा सके, व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। अगला, ज्ञान या जानकारी का उद्देश्य होता है। शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि व्यक्ति शिक्षित हो, ज्ञान हो, दर्शन हो, चीज़ों को समझ सके, जान सके, इसलिए शिक्षा दी जाती है। सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है ताकि व्यक्ति अपनी सभ्यता, सोसाइटी, कल्चर को समझ सके, अपनी सभ्यता को अपना सके। शिक्षा क्यों दी जाती है, व्यक्ति का ताकि चरित्र निर्माण हो सके, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा नागरिक बने, इसलिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का ये उद्देश्य है कि एक चरित्र निर्माण हो सके, व्यक्ति का कैरेक्टर बने। आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, आध्यात्मिक होता, ताकि व्यक्ति सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सके। शिक्षा का क्या, सांकेतिक उद्देश्य होता है। समायोजन मानव जीवन का प्राथमिक नियम है। पर्यावरण के समायोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। यानी जीवन समेकित शिक्षा का मतलब होता है कि समय के अनुसार, जैसे जैसे शिक्षा इसलिए दी जाए भैया हमें पर्यावरण को बचाना है, ये भी एक प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। अवकाश उद्देश्य शिक्षा। अवकाश उद्देश्य शिक्षा का मतलब जब खाली समय में शिक्षा दी जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खाली है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उस समय उसको पढ़ाई लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, अवकाश शिक्षा। किसी व्यक्ति को खाली समय को आमतौर पर अवकाश के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा समय होता है जिसमें हम रचनात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे गर्मी वर्मी की छुट्टी हो तो आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ये क्या है, अवकाश शिक्षा है। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि नागरिक को प्रशिक्षण देना, यानी ट्रेनिंग देना है। पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पूर्ण जीवन का उद्देश्य है। कुछ शिक्षाविद कहते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, संपूर्ण जीवन का उद्देश्य है, ताकि हम जीवन में सामंजस्य बना सके। शिक्षा का उद्देश्य है सौहार्दपूर्ण है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि ताकि समाज को चलाया जा सके और समाज में एक अच्छे नागरिक बन सके। ये सारा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षा का संकीर्ण मतलब क्या है और व्यापक अर्थ क्या होता है, इसको ध्यान रखना। और गांधी जी शिक्षा पर क्या कहते हैं, गांधी जी पर शिक्षा का विचार क्या, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 क्या है, सदाचार और नैतिकता। यानी गांधी जी कहते हैं भैया कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, व्यक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी ना करना मतलब यानी किसी के विचार, यानी सामान की चोरी नहीं, हमें किसी के विचार की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु ना दे तब तक हमें उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए, यानी चोरी नहीं करने। गांधी जी कहते हैं हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए कुछ वर्षों तक, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं संपत्ति का त्याग कर दो, यानी संपत्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत करो। संपत्ति इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, संपत्ति इकट्ठा मत करो, क्योंकि संपत्ति ज़्यादा है तो दुख का कारण बनेगी। चरित्र निर्माण, गांधी जी कहते हैं भाई कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण, यानी हमें अच्छा कैरेक्टर बनाना, अच्छा करना है। यानी खास तौर से जैसे अहिंसा का मतलब भाई हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं, यानी अहिंसक बनना है, ये गांधी का विचार है। दूसरा सच्चाई, यानी हमें सत्य का हमेशा मदद करना है, जो सच्चाई है सत्य का समर्थन करना है, असत्य का नहीं। सच्चाई चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो, बल्कि हमें सच्चाई के साथ ही जाना है, हमेशा सच्चाई का क्या करना है, समर्थन करना है। सच्चाई के समर्थन की बात करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। सच्चाई का क्या करना है, आपको समर्थन करना है, ठीक है। उसी प्रकार से चोरी नहीं करना, चोरी यानी सामान की चोरी नहीं, बल्कि ना तो किसी के विचार की चोरी करनी है, विचार भी आपको किसी के चुराने नहीं है, आपके अपने स्वयं के विचार होने चाहिए। ये नहीं कि आपके किसी व्यक्ति के विचार आपने क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं, ले लिए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए कुछ समय तक के लिए बोलते हैं। संपत्ति ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, संपत्ति का त्याग कर दो, क्योंकि ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करो दुख का कारण बनेगी। अगला, चरित्र हमें निर्माण करना चाहिए, हमें अपना अच्छा कैरेक्टर बनाओ, चरित्र बनाओ, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा, विश्व में शांति के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। यही पॉइंट है इसके खास तौर से जो चैप्टर नंबर 14 है। इस बुक में अगर बात करूँ BPSC 141 में जितने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक जितने चैप्टर थे, और शायद
जितने ईजी वे में मैं बता सकता था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और ख़ास तौर से अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और नॉर्मली मैंने बुक रीडिंग नहीं की है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। ठीक है।